हिंदी अध्याय 271 तियान कसून परियोजना। लिन शेन ने, चाहे उसने कितनी भी गणना की हो, पाया कि सामान्य परिस्थितियों में कोसिमो को मारना आसान नहीं होगा जब तक कि वह पहले उसके जन्मजात कौशल को खत्म नहीं कर देता। बेशक ये भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोसिमो सेलेस्टियल डिसेंट का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो। सेलेस्टियल डिसेंट का इस्तेमाल करने के बाद वह शायद किसी और को मौका नहीं देगा। तियांग शुन ने लिन शेन को अपने आरोही अंडे का उपयोग करके ऊपर चढ़ने का सुझाव देना बंद कर दिया। हालांकि उसका मानना था कि लिन शेन के पास अंत में उसकी योजना का पालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कोसिमो की अपनी ताकत के अलावा उसके पास जो टेलीपोर्टर है वह एक और मुद्दा है। वह किसी भी समय विशाल रिंग स्टार से दूर टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए उसे मारने के लिए आपको इस समस्या से भी निपटना होगा, तियान जून ने आगे कहा। हमें इसे कैसे हल करना चाहिए? लिन शेन को तभी याद आया कि न केवल उसके पास विशालकाय रिंग स्टार पर एक वॉच टेलीपोर्टर था, बल्कि वह किसी भी समय भागने के लिए भी मौजूद था। इसलिए आप उसे केवल एक विशेष स्थान पर ही मार सकते हैं। स्टार बेल्ट के भीतर कुछ स्थान हैं जहां टेलीपोर्टर को सक्रिय नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हिल आइलैंड जहां आप पहले गए थे। तभी लिन शेन को पता चला कि हिल आइलैंड पर टेलीपोर्टेशन असंभव था। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे कुछ डर लगा। शुक्र है, हिल आइलैंड पर वास्तव में कोई बड़ा खतरा नहीं था। ये पहली बार था जब लिन शेन को पता चला कि टेलीपोर्टर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब से उसे एक अतिरिक्त कदम आगे की योजना बनानी थी। तुम चाहते हो कि मैं नर्क द्वीप पर कोसिमो को मार डालूं? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम दोनों नर्क द्वीप पर लड़ने लगते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि तुम सभी नर्क के द्वारपाल द्वारा मारे जाओगे। इसके अलावा कोसिमो नर्क द्वीप पर नहीं जाएगा क्योंकि यह उसके लिए भी एक खतरनाक काम होगा। तियान जुन ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो जगह तय की है वो ओशन हेवन द्वीप से ज्यादा दूर नहीं है। यह एक तैरता हुआ द्वीप है जिसका नाम रेजर फैंग द्वीप है। उस द्वीप पर कई बेस म्यूटेशन स्तर के रेजर फैंग जानवर हैं जो जंगली सुअर और शाही के संकर जैसे दिखते हैं, जिनमें उत्परिवर्तन दर बहुत ज्यादा है। कुछ असेंशन स्तर के रेजर फैंग जानवर भी हैं। कई खोजों के बाद रेजर फैंग द्वीप पर कोई उन्नत जीवन रूप या अन्य विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। लेकिन वहां दो प्रतिबंध हैं। एक ये कि आप उड़ नहीं सकते और दूसरा ये कि आप टेलीपोर्टर्स का उपयोग करने में असमर्थ हैं। नवंबर LBJNN। तुमने मुझे ओशन हेवन आइलैंड दिया, क्या तुमने शुरू से ही सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था? मेरे शामिल होने की खबर, क्या ये भी तुमने जानबूझकर कोसिमो को बताई थी? लिन शेन को अचानक कई बातें समझ में आईं। तियान शुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई खबर जारी नहीं की। हालांकि ये खबर कि मैं अपने घर पर एक इंसान को लेकर आया हूँ, कोई भी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति इससे अनजान नहीं रहेगा। क्या कोसिमो रेजर फैंग द्वीप जैसी जगह पर जाएगा? लिन शेन को लगा कि अगर वह होता तो वह ऐसी जगह पर जाकर खुद को परेशान नहीं करता। आप कोसिमो को नहीं समझते, नहीं आप मेटिची परिवार को समझते हैं। वे आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक यह मानते हुए कि कोसिमो को पूरा भरोसा है कि वह बिना किसी जोखिम के आपको मार सकता है। 9वें मोड़ के आरोही प्राणी के लिए पहले मोड़ पर किसी को मारना, चिंताएं बहुत कम हैं। बेशक अगर आप अभी भी म्यूटेटर होते तो उसे कोई चिंता नहीं होती। रेजर फैंग द्वीप तुम्हें मारने के लिए एकदम सही जगह होगी, जहां तुम्हें टेलीपोर्ट करने और भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तियान जून का मानना था कि लिन शेन अब म्यूटेटर के रूप में कोसिमो को मारने के विचार को मन में नहीं रखता। लिन शेन अब इस बात पर विचार नहीं कर रहा था कि म्यूटेटर के रूप में कोसिमो को मारना है या नहीं, बल्कि इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या योजना को जारी रखना है या नहीं। रेजर फैंग द्वीप पर कोसिमो बच नहीं सकता था, लेकिन वह भी नहीं बच सकता था। बिना किसी बैकअप योजना के इस तरह की लड़ाई कुछ ऐसी थी जो लिन शेन को बहुत नापसंद थी। इसके अलावा कोसिमो को मारना, उसकी वर्तमान ताकत की बात तो छोड़ ही दीजिए, भले ही वो ऊपर चढ़ जाए तब भी यह बहुत कठिन होगा। मुख्य बात यह थी कि पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह की लड़ाइयां वेई वुफू के लिए उपयुक्त थीं, न कि उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो शाखाओं में फैलने और प्रचार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाता था। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, वो तियान जून को नाराज किए बिना इस योजना को कैसे समाप्त कर सकता था। मैं लापरवाह था। लिन शेन ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन कोई अच्छा समाधान नहीं सोच सका। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने बली के प्रभामंडल पर कितना भरोसा किया था। इसके बिना वह कभी भी तियान जून के प्रस्ताव पर विचार नहीं करता, और उससे सहमत होना तो दूर की बात थी। यह अपरिहार्य है कि लोग कभी कभी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेटिची परिवार खुद से आगे निकल गया। लिन शेन ने अपने दिल में फैसला किया कि भविष्य में उसे अपने विचार विमर्श में बलिदान हेलो को बाहर करना होगा, अन्यथा अगर यह जारी रहा तो उसे जल्द या बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। लिन शेन के विचारों को समझते हुए तियान कसुन ने कहा, आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
सेलेस्टियल रेस द्वारा गुप्त रूप से उत्पादित एनहांसर आपके शरीर को थोड़े समय में बहुत मजबूत कर सकता है, जिससे आपकी ताकत और गति दोनों में काफ़ी वृद्धि होगी। इस एनहांसर का दुष्प्रभाव यह है कि यह आपके शरीर को अत्यंत कमजोर बना देगा, लेकिन एंजल रीबर्थ के साथ आप उस दुष्प्रभाव को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए दिव्य युद्ध कवच का एक विशेष सेट भी तैयार किया है। ये कवच कोसिमो के पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम है। तियान कसुन ने आगे कहा, इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक हथियार तैयार किया है। अपनी ताकत से, सेलेस्टियल डिसेंट के बिना भी, तुम राजा के मुकुट के मजबूत कवच को नहीं तोड़ सकते। इस हथियार से तुम्हारे पास कोसिमो को मारने का मौका होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि 28 मुठ्ठियां कोसिमो को मारने की कुंजी हैं? अब हथियार की क्या जरूरत है? लिन शेन कुछ हैरान था। हाँ, 28 मुठ्ठियां कोसिमो को मारने की कुंजी हैं, लेकिन अभी तुम्हारा स्तर बहुत कम है और तुमने अभी इसकी मूल बातें सीखना शुरू ही किया है। तुम्हें अभी भी कौशल का असली सार समझना बाकी है, इसलिए एक बैकअप आवश्यक है। मैंने तुम्हारे लिए जो हथियार तैयार किया है वह एक जोड़ी गॉर्टलेट है जो तुम्हारी मुट्ठी की शक्ति को बढ़ा सकता है, तियान जुन ने समझाया। ये सुनकर लिन शेन को समझ में आ गया कि ऐसे हथियार भी मौजूद हैं। कोसिमो को 3 दिनों के भीतर क्यों मारना है? क्या ये बाद में करना संभव नहीं है? लिन शेन को लगा कि तियान जून की योजना सुनने के बाद वास्तव में कोसिमो को मारने का मौका था। समस्या ये थी कि ये योजना लिन शेन द्वारा अपने आरोही अंडे का उपयोग करके देवदूत पुनर्जन्म प्राप्त करने पर आधारित थी। क्योंकि 4 दिनों में मेटिची परिवार से एक निर्वाण प्राणी विशाल रिंग स्टार पर आएगा। यहाँ कुछ समय रुकने के बाद वह कोसिमो के साथ चला जाएगा। क्या आप निर्वाण प्राणी की निगरानी में कोसिमो को मारना पसंद करेंगे या उनका पीछा करेंगे? तियान जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिन शेन ने ऑपरेशन को बंद करने का और भी मन बना लिया। एक निर्वाण स्तर का पावर हाउस आने वाला था। अगर उसने पहले कोसिमो को मार दिया तो यह उनकी तलवार पर अपनी गर्दन को जोर से मारने जैसा होगा। क्या तियान शुन सच में उसकी रक्षा करेगा? लिन शेन नहीं चाहता था कि उसका भाग्य किसी और के हाथों में हो। लिन शेन पहले से ही विशालकाय रिंग स्टार से भागने का समय खोजने की योजना बना रहा था, या वह रियल्म किंग ग्रह पर जा सकता था, समय को अधिकतम पर सेट कर सकता था और थोड़ी देर के लिए छिप सकता था। डर गए? तियान कसुन ने लिन शेन के इरादों को समझते हुए उदासीनता से कहा। वास्तव में मैं काफी डरा हुआ हूँ। यह एक निर्वाण स्तर का पावर हाउस है। मुझे मारना एक चींटी को कुचलने से थोड़ा अधिक कष्टदायक है, लिन शेन ने अपने चेहरे पर गंभीरता के साथ कहा। तियान शुन जोर से हंस पड़ा। तुम मौत के अपने डर के बारे में काफी स्पष्ट हो। क्या तुम्हें बलि का बकरा बनने का डर नहीं है? मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तियान शुन ने कहा और वह खड़ा हुआ और अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलने लगा। लिन शेन ने, चाहे उसने कितनी भी गणना की हो, पाया कि सामान्य परिस्थितियों में कोसिमो को मारना आसान नहीं होगा जब तक कि वह पहले उसके जन्मजात कौशल को खत्म नहीं कर देता। बेशक ये भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोसिमो सेलेस्टियल डिसेंट का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला ना हो। सेलेस्टियल डिसेंट का इस्तेमाल करने के बाद वह शायद किसी और को मौका नहीं देगा। तियान कसुन ने लिन शेन को अपने आरोही अंडे का उपयोग करके ऊपर चढ़ने का सुझाव देना बंद कर दिया। हालांकि उसका मानना था कि लिन शेन के पास अंत में उसकी योजना का पालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कोसिमो की अपनी ताकत के अलावा उसके पास जो टेलीपोर्टर है वह एक और मुद्दा है। वह किसी भी समय विशाल रिंग स्टार से दूर टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए उसे मारने के लिए आपको इस समस्या से भी निपटना होगा, तियान जून ने आगे कहा। हमें इसे कैसे हल करना चाहिए? लिन शेन को तभी याद आया कि न केवल उसके पास विशालकाय रिंग स्टार पर एक वॉच टेलीपोर्टर था, बल्कि वह किसी भी समय भागने के लिए भी मौजूद था। इसलिए आप उसे केवल एक विशेष स्थान पर ही मार सकते हैं। स्टार बेल्ट के भीतर कुछ स्थान हैं जहां टेलीपोर्टर को सक्रिय नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हिल आइलैंड जहां आप पहले गए थे। तभी लिन शेन को पता चला कि हिल आइलैंड पर टेलीपोर्टेशन असंभव था। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे कुछ डर लगा। शुक्र है, हिल आइलैंड पर वास्तव में कोई बड़ा खतरा नहीं था। ये पहली बार था जब लिन शेन को पता चला कि टेलीपोर्टर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब से उसे एक अतिरिक्त कदम आगे की योजना बनानी थी। तुम चाहते हो कि मैं नर्क द्वीप पर कोसिमो को मार डालूं? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम दोनों नर्क द्वीप पर लड़ने लगते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि तुम सभी नर्क के द्वारपाल द्वारा मारे जाओगे। इसके अलावा कोसिमो नर्क द्वीप पर नहीं जाएगा क्योंकि यह उसके लिए भी एक खतरनाक काम होगा। तियान जुन ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुक कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो जगह तय की है वह ओशन हेवन द्वीप से ज्यादा दूर नहीं है। यह एक तैरता हुआ द्वीप है जिसका नाम रेजर फैंग द्वीप है। उस द्वीप पर कई बेस म्यूटेशन स्तर के रेजर फैंग जानवर हैं जो जंगली सुअर और शाही के संकर जैसे दिखते हैं, जिनमें उत्परिवर्तन दर बहुत ज्यादा है। कुछ असेंशन स्तर के रेजर फैंग जानवर भी हैं। कई खोजों के बाद रेजर फैंग द्वीप पर कोई उन्नत जीवन रूप या अन्य विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। लेकिन वहां 2 प्रतिबंध हैं।
एक ये कि आप उड़ नहीं सकते और दूसरा ये कि आप टेलीपोर्टर्स का उपयोग करने में असमर्थ हैं। नवंबर LBJNN। तुमने ओशन हेवन आइलैंड दिया। क्या तुमने शुरू से ही सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था? मेरे शामिल होने की खबर, क्या ये भी तुमने जानबूझकर कोसिमो को बताई थी? लिन शेन को अचानक कई बातें समझ में आईं। तियान शुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई खबर जारी नहीं की। हालांकि ये खबर कि मैं अपने घर पर एक इंसान को लेकर आया हूँ, कोई भी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति इससे अनजान नहीं रहेगा। क्या कोसिमो रेजफेंग द्वीप जैसी जगह पर जाएगा? लिन शेन को लगा कि अगर वह होता तो वह ऐसी जगह पर जाकर खुद को परेशान नहीं करता। आप कोसिमो को नहीं समझते, नहीं आप मेटिची परिवार को समझते हैं। वे आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक, यह मानते हुए कि कोसिमो को पूरा भरोसा है कि वह बिना किसी जोखिम के आपको मार सकता है। 9वें मोड़ के आरोही प्राणी के लिए पहले मोड़ पर किसी को मारना, चिंताएं बहुत कम हैं। बेशक, अगर आप अभी भी म्यूटेटर होते तो उसे कोई चिंता नहीं होती। रेजरफैंग द्वीप तुम्हें मारने के लिए एकदम सही जगह होगी, जहां तुम्हें टेलीपोर्ट करने और भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तियान जून का मानना था कि लिन शेन अब म्यूटेटर के रूप में कोसिमो को मारने के विचार को मन में नहीं रखता। लिन शेन अब इस बात पर विचार नहीं कर रहा था कि म्यूटेटर के रूप में कोसिमो को मारना है या नहीं, बल्कि इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या योजना को जारी रखना है या नहीं। रेजरफैंग द्वीप पर कोसिमो बच नहीं सकता था, लेकिन वह भी नहीं बच सकता था। बिना किसी बैकअप योजना के इस तरह की लड़ाई कुछ ऐसी थी जो लिन शेन को बहुत नापसंद थी। इसके अलावा कोसिमो को मारना, उसकी वर्तमान ताकत की बात तो छोड़ ही दीजिए, भले ही वो ऊपर चढ़ जाए तब भी यह बहुत कठिन होगा। मुख्य बात यह थी कि पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह की लड़ाइयां वेई वुफू के लिए उपयुक्त थीं, न कि उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो शाखाओं में फैलने और प्रचार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाता था। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, वह तियान जून को नाराज किए बिना इस योजना को कैसे समाप्त कर सकता था। मैं लापरवाह था, लिन शेन ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन कोई अच्छा समाधान नहीं सोच सका। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने बली के प्रभामंडल पर कितना भरोसा किया था। इसके बिना वह कभी भी तियान जून के प्रस्ताव पर विचार नहीं करता, और उससे सहमत होना तो दूर की बात थी। यह अपरिहार्य है कि लोग कभी कभी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेटिची परिवार खुद से आगे निकल गया। लिन शेन ने अपने दिल में फैसला किया कि भविष्य में उसे अपने विचार विमर्श में बलिदान हेलो को बाहर करना होगा, अन्यथा अगर यह जारी रहा तो उसे जल्द या बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। लिन शेन के विचारों को समझते हुए तियान कसुन ने कहा, आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सेलेस्टियल रेस द्वारा गुप्त रूप से उत्पादित एनहांसर आपके शरीर को थोड़े समय में बहुत मजबूत कर सकता है, जिससे आपकी ताकत और गति दोनों में काफ़ी वृद्धि होगी। इस एनहांसर का दुष्प्रभाव यह है कि यह आपके शरीर को अत्यंत कमजोर बना देगा, लेकिन एंजल रीबत के साथ आप उस दुष्प्रभाव को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए दिव्य युद्ध कवच का एक विशेष सेट भी तैयार किया है। ये कवच कोसिमो के पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम है। तियान कसुन ने आगे कहा, इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक हथियार तैयार किया है। अपनी ताकत से सेलेस्टियल डिसेंट के बिना भी तुम राजा के मुकुट के मजबूत कवच को नहीं तोड़ सकते। इस हथियार से तुम्हारे पास कोसिमो को मारने का मौका होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि 28 मुठ्ठियां कोसिमो को मारने की कुंजी हैं? अब हथियार की क्या जरूरत है? लिन शेन कुछ हैरान था। हाँ, 28 मुठ्ठियां कोसिमो को मारने की कुंजी हैं, लेकिन अभी तुम्हारा स्तर बहुत कम है और तुमने अभी इसकी मूल बातें सीखना शुरू ही किया है। तुम्हें अभी भी कौशल का असली सार समझना बाकी है, इसलिए एक बैकअप आवश्यक है। मैंने तुम्हारे लिए जो हथियार तैयार किया है वह एक जोड़ी गॉर्टलेट है जो तुम्हारी मुट्ठी की शक्ति को बढ़ा सकता है, तियान जुन ने समझाया। ये सुनकर लिन शेन को समझ में आ गया कि ऐसे हथियार भी मौजूद हैं। कोसिमो को 3 दिनों के भीतर क्यों मारना है? क्या ये बाद में करना संभव नहीं है? लिन शेन को लगा कि तियान जून की योजना सुनने के बाद वास्तव में कोसिमो को मारने का मौका था। समस्या ये थी कि ये योजना लिन शेन द्वारा अपने आरोही अंडे का उपयोग करके देवदूत पुनर्जन्म प्राप्त करने पर आधारित थी। क्योंकि 4 दिनों में मेटिची परिवार से एक निर्वाण प्राणी विशाल रिंग स्टार पर आएगा। यहाँ कुछ समय रुकने के बाद वह कोसिमो के साथ चला जाएगा। क्या आप निर्वाण प्राणी की निगरानी में कोसिमो को मारना पसंद करेंगे या उनका पीछा करेंगे? तियान जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिन शेन ने ऑपरेशन को बंद करने का और भी मन बना लिया। एक निर्वाण स्तर का पावर हाउस आने वाला था। अगर उसने पहले कोसिमो को मार दिया तो यह उनकी तलवार पर अपनी गर्दन को जोर से मारने जैसा होगा। क्या तियान शुन सच में उसकी रक्षा करेगा? लिन शेन नहीं चाहता था कि उसका भाग्य किसी और के हाथों में हो। लिन शेन पहले से ही विशालकाय रिंग स्टार से भागने का समय खोजने की योजना बना रहा था, या वह रियल्म किंग ग्रह पर जा सकता था, समय को अधिकतम पर सेट कर सकता था और थोड़ी देर के लिए छिप सकता था। डर गए? तियान कसुन ने लिन शेन के इरादों को समझते हुए उदासीनता से कहा। वास्तव में मैं काफी डरा हुआ हूं।
यह एक निर्वाण स्तर का पावर हाउस है। मुझे मारना एक चींटी को कुचलने से थोड़ा अधिक कष्टदायक है, लिन शेन ने अपने चेहरे पर गंभीरता के साथ कहा। तियान शुन जोर से हंस पड़ा। तुम मौत के अपने डर के बारे में काफी स्पष्ट हो। क्या तुम्हें बलि का बकरा बनने का डर नहीं है? मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तियान शुन ने कहा और वह खड़ा हुआ और अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलने लगा। शेन ने तियान शुन को मानव आकृति के मोज़ेक के अलावा कुछ नहीं देखा और मोहक हाव भाव ने उसमें कोई विशेष भावना उत्पन्न नहीं की। तियान शुन का मूल इरादा लिन शेन को चिढ़ाना था, लेकिन उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखकर, जैसे कि उसकी नज़र हवा में घूरने से अलग नहीं थी, उसे अज्ञात कारणों से कुछ असहज महसूस हुआ। उसे केवल पहला बटन खोलना था, लेकिन उसने 2 बटन खोल दिए, जिससे बर्फ सी सफ़ेद त्वचा का एक बड़ा विस्तार और गहरी, अथाह क्लीवेज दिखाई देने लगी। अफसोस की बात है कि यह सुंदर दृश्य लिन शेन के आनंद के लिए नहीं था, यह सब उसके लिए मोज़ाइक था। तियान शुन ने लिन शेन की निगाहों में कोई बदलाव नहीं देखा, मानो सबसे खूबसूरत पहाड़ी दृश्य उसके लिए सूअर के मांस से अधिक कुछ नहीं थे, जिससे उसके अंदर लगभग जानलेवा आवेग पैदा हो गया। अपने हृदय में क्रोध को दबाते हुए तियान शुन की उंगलियां उसकी कामुक कॉलरबोन पर फिसलने लगीं। उसकी कॉलरबोन के बीच बर्फ सी सफ़ेद त्वचा पर एक अजीब सा क्रिस्टल उगाया था, मानो ताजे खून से बना हो। लिन शेन तियान शुन के शरीर पर अजीब क्रिस्टल नहीं देख सका और उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रही थी। वह उसे शून्य भाव से देख रहा था। तियान शुन, जिसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, अत्यंत ठंडी लग रही थी जब उसने हाथ बढ़ाया और अपने शरीर से रक्त लाल क्रिस्टल को बाहर निकाला। यद्यपि यह स्पष्ट था कि यह उसके शरीर के भीतर विकसित हुआ था, फिर भी जब उसने इसे निकाला तो उसकी त्वचा बिना किसी दाग के बरकरार रही। मैं रक्त से आधी आत्मा कबीले की हूँ और यह मेरी आत्मा रत्न है, तियान शुन ने कहा, रक्त के रंग के क्रिस्टल को उंगलियों से छूते हुए। जानबूझकर उसे अपनी पीली त्वचा के खिलाफ अपनी छाती के सामने घुमाया, जिससे रक्त और सफ़ेद का एक तीव्र विपरीत प्रभाव पैदा हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि लिन शेन की निगाहें बर्फीले पहाड़ पर झरने के पानी की तरह साफ थीं, किसी भी अशुद्धता से मुक्त। मैंने अभी अभी अपना ग्रह छोड़ा है, इसलिए मुझे ब्रह्मांड में जातियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लिन शेन ने थोड़ा असहाय होकर कहा। ब्रह्मांड के बारे में उसका ज्ञान केवल तियान शेन और वेई वुफू से आया था, जो वास्तव में ज़्यादा नहीं था। ब्रह्मांड में अनगिनत जातियों के होते हुए भी उसने वास्तव में आत्मा वंश के बारे में नहीं सुना था। नहीं जानना ठीक है, बस किसी से पूछो और तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा, तियान शुन ने आत्मा मणि को पकड़ते हुए एक इच्छा करते हुए कहा। अपने आत्मा मणि के साथ मैं एक वादा करता हूँ, अगर लिन शेन 3 दिनों के भीतर कोसिमो को मार सकता है तो मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। अगर मेरा दिल इस प्रतिज्ञा को तोड़ता है तो मेरी आत्मा बिखर जाएगी। जैसे ही तियान शुन ने बात की, आत्मा रत्न के भीतर एक रक्त प्रकाश दिल की धड़कन की तरह स्पंदित हुआ। इसका प्रकाश लगातार मजबूत होता गया और प्रकाश के एक केंद्र में एकत्रित हो गया। तियान जून ने आत्मा रत्न को लिन शेन की ओर फेंका, जिसने अपना हाथ उठाकर उसे पकड़ लिया। ये सिर्फ एक पत्थर था, फिर भी जिस क्षण ये लिन शेन के संपर्क में आया, उसे ऐसा लगा जैसे वह इसकी दिल की धड़कन सुन सकता है। तियान शुन का वादा आत्मा मणि के भीतर बार बार गूंज रहा था, जैसे कि प्राचीन देवताओं द्वारा फुसफुसाया गया हो। आत्मा रत्न रख लो। तुम पूछ सकती हो कि अगर आत्मा कबीले के आत्मा रत्न के साथ किया गया वादा टूट जाए तो क्या होगा, तियान शुन ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। उसका चेहरा भावहीन था। लिन शेन को यह अनुमान लगाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी कि अगर तियान जून इस हद तक चली गई तो आत्मा मणि के पास उस पर एक महत्वपूर्ण निरोधक शक्ति होनी चाहिए। अब लिन शेन को तियान शुन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन भले ही वह उसे बलि का बकरा न बनाए, कोसिमो को कैसे मारा जाए, ये सवाल अभी भी मुश्किल बना हुआ था। लिन शेन ने इस कारण का उपयोग करके तियान जून के साथ सहयोग समाप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन तियान जून के कदम के साथ उसके पास मना करने का भी कोई मौका नहीं था। पहले देखते हैं कि अगले 2 दिनों में चढ़ावे में कितनी वृद्धि होती है। यदि यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है तो मुझे डर है कि हमें उड़ान के लिए तियान शुन के उत्परिवर्तित आरोही अंडे का उपयोग करना होगा। लिन शेन ने सोचा कि जीवन आधार की कीमत पर भी वह अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकता था, और यदि ऐसा हुआ तो उसे तियान शुन की योजना का पालन करना होगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। अच्छा, तो चलिए अब 28 मुठियों का अध्ययन करते हैं। हो सकता है कि मैं 28 मुठियों में महारत हासिल न कर पाऊं, लेकिन मैं उन्हें कुछ हद तक समझता हूं। आपने अभी अभी 28 मुठियों को सीखना शुरू किया है और अभी तक उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। मुझे आपके साथ 28 मुठियों के बारे में जो कुछ मैंने देखा है उसे साझा करने की अनुमति दें। यह आपको उन्हें समझने में मदद कर सकता है। तियान शुन ने 28 मुठियों के साथ अपने अनुभवों को सुनाना शुरू किया। समुद्री मकई आधार हुडी और कार्गो पैंट पहने एक आदमी सी कॉर्न बेस की सड़कों पर घूम रहा था। वह अपना सिर झुकाए, हाथ पतलून की जेबों में डाले और धीरे धीरे चलने लगा, मानो वह सड़कों पर टहल रहा हो। फिर भी उसका सिर कभी ऊपर नहीं उठता था।
उसकी निगाह हमेशा उसके पैरों के नीचे की सड़क पर टिकी रहती थी और वह आगे के रास्ते में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी के बिना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता था। आगे सड़क पर एक छोटी लड़की सावधानी से एक लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार होकर चल रही थी। उसकी चाल बहुत सावधान थी। लड़की धीरे धीरे घोड़े पर सवार हो रही थी। स्पष्टतः वह लोहे के सींग वाले घोड़े को चलाने में नौसिखिया थी और यद्यपि उसने मूल बातें सीख ली थीं, फिर भी आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अत्यधिक सतर्क थी। चौराहे पर लड़की ने आगे बढ़ने से पहले हरी बत्ती देखी, लेकिन तभी एक बड़ा काला बैल बाईं ओर से आया। उसने लाल बत्ती को नज़रअंदाज कर दिया और लौह सींग वाले घोड़े से टकरा गया। सौभाग्य से, चूंकि लौह सींग वाला घोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और लड़की ने बचने की पूरी कोशिश की, इसलिए टक्कर पूरी तरह से नहीं हुई। लौह सींग वाले घोड़े के सिर पर प्रहार किया गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया तथा लड़की भी उसके साथ गिर गई। चूंकि काला बैल लोहे के सींग वाले घोड़े से टकरा गया था, इसलिए उसका सवार भी गिर गया। क्या तुम अंधी हो? तुम इस तरह से कैसे बाइक चला सकती हो? अगर तुम बाइक नहीं चला सकती तो बाहर मत निकलो और दूसरों को खतरे में मत डालो, अधेड़ उम्र की महिला ने लड़की पर चिल्लाते हुए कहा और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैं केवल इसलिए गई क्योंकि मैंने हरी बत्ती देखी थी, लड़की ने धीरे से कहा। तो हरी बत्ती का मतलब है कि तुम बस जाओ? क्या तुम दूसरों पर नजर रखना नहीं जानती? आंखें किस लिए हैं? बस हवा खाने के लिए। महिला ने लड़की को डांटते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली हिलाई। ये स्पष्ट है कि लाल बत्ती का उल्लंघन करने वाला आप ही थे। आप लड़की को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? एक तमाशबीन, एक युवक, अब और चुप नहीं रह सका और बोलने के लिए आगे बढ़ा। तो क्या हुआ अगर मैंने लाल बत्ती का उल्लंघन किया? क्या इसका मतलब यह है कि वो अंधी हो सकती है? स्पष्ट रूप से वह जानबूझकर रास्ता रोक रही थी, पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी। तुम भी इसमें शामिल हो, है न? पैसे ठगने की कोशिश कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं पाओगी, महिला गुस्से में उछलते हुए चिल्लाई। कई राहगीरों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा कि वे बोल नहीं पाए। महिला अपनी बात कह रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक लंबा व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। एक और, बढ़िया, आप सभी इसमें एक साथ हैं, है न? एक असहाय महिला को अकेले धमकाना, क्या यही है? मैं आपको बता दूं कि मैं डरती नहीं हूं। चलो, मुझे मारो। मैं यह मानने से इनकार करती हूं किसी कॉर्न बेस में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे जैसा कचरा संभाल सके। उसने उस विशालकाय व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा। बिना किसी चेतावनी के उस लंबे कद वाले व्यक्ति ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर दबा दिया। महिला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ कहने के लिए उसका मुंह खुला, लेकिन इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाती, उसने महसूस किया कि एक जबरदस्त शक्ति उस पर टूट पड़ी है। टकराना। महिला का सिर जमीन पर गिर गया और फट गया, जिससे चारों तरफ खून फैल गया। अचानक सारी आवाजें शांत हो गईं। रहस्यमय आकृति ने अपना हाथ हटा लिया और खड़ा हो गया, जमीन पर पड़े शरीर की ओर एक नजर भी नहीं डाली और चलता रहा। सभी लोग चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शीघ्र ही सी कॉर्न बेस से प्रवर्तक घटनास्थल पर पहुंचे और म्यूटेटर्स में से एक ने अजनबी को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसके एक साथी ने उसे रोक दिया। लड़ाई मत करो, मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, हम उसे संभाल नहीं सकते, जाओ, हवेली के मालिक को बुलाओ, म्यूटेटर ने अजनबी को देखते हुए कहा। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अजनबी वास्तव में हाई मैंशन की ओर जा रहा था। दाक्सियू को खबर मिली और वह तुरंत गेट पर आ गई। उसने भी इस अजनबी के बारे में सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में सी कॉर्न बेस आएगा, और ऐसा लग रहा था कि वह हाई मैंशन की ओर जा रहा था। क्या तुम मुझे खोजने आए हो? अजनबी को गेट के सामने रुकते देख हाई दाक्सियू ने उसे देखा और पूछा। लिनशेन कहाँ है? अजनबी ने पूछा। क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत है? हाई दाक्सियू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, उसने मेरा कुछ सामान ले लिया। वो हाई मैंशन में नहीं है, वो एक एलियन दुनिया में चला गया है। हाई दाक्सियू ने इस तथ्य को नहीं छिपाया, क्योंकि सुप्रीम हॉल के सभी प्रमुख परिवारों को पहले से ही पता था कि लिनशेन एक एलियन दुनिया में चला गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिनशेन और लिन मियाओ अब मात्र ग्रह पर नहीं थे, इसलिए वान परिवार ने बड़ी संख्या में आरोही को वापस नहीं भेजा। कौन सा ग्रह? अजनबी ने फिर पूछा। मुझे आपको ये बताने का कोई कारण नहीं दिखता, हाई दाक्सियू ने अजनबी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। आश्चर्य की बात यह है कि हाई दाक्सियू की बातें सुनने के बाद अजनबी ने कुछ नहीं कहा, पलट गया और चला गया। तुम्हें लगता है कि तुम सी कॉर्न बेस पर किसी की हत्या करने के बाद बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जा सकते हो? हाई दाक्सियू के बगल में मौजूद एक आरोही ने तुरंत एक स्पिरिट बेस तलवार को बुलाया और उसे अजनबी की ओर बिजली की चमक की तरह उड़ा दिया, जिसका लक्ष्य अजनबी की पीठ थी। ऐसा लग रहा था जैसे अजनबी की नज़र उसकी पीठ पर थी। उसने लापरवाही से पीछे हाथ बढ़ाया और स्पिरिट बेस तलवार को पकड़ लिया। बस एक हल्के से दबाव से तलवार उसके हाथ में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, खंगती हुई और जमीन पर गिर गई।
एस्केंडर का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि अब उसे राहत महसूस हुई कि उसने अपना जीवन आधार जारी नहीं किया था और केवल आत्मा आधार तलवार का उपयोग किया था। एक द्वितीय मोड़ आत्मा आधार तलवार, जिसमें कोई जन्मजात शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया था, जो नंगे हाथ की पकड़ में ही बिखर गई। प्रदर्शित शक्ति वास्तव में भयानक थी। अजनबी ने धीरे से मुड़कर आरोही की ओर देखे बिना ही अपनी निगाहें हाई दाक्सियू पर टिका दी और धीरे से कहा, एक जानकारी के लिए उसने अपनी जान दे दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आरोही क्रोधित हो गया और बोलने की कोशिश की, लेकिन हाई दाक्सियू ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। क्या आप लिन शेन को मरवाना चाहते हैं? हाई दाक्सियू ने सीधे पूछा। अजनबी ने कहा, मैं केवल वही वापस लेना चाहता हूं जो मेरा है। वो दिव्य जाति के साथ है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, हाई दाक्सियू ने सोचा। अजनबी ने कुछ देर तक हाई दाक्सियू को घूरा, फिर मुंह फेर लिया। हालांकि वह धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वह लंबी सड़क के अंत में गायब हो गया। मेंशन मास्टर। आरोही अभी भी कुछ कहना चाहता था। हाई दाक्सियू ने उसे ठंडे भाव से देखा और कहा, यदि तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो और उसे ढूंढो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आरोही आश्चर्यचकित रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी, भवन स्वामी, उसके मुकाबले में नहीं हैं? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, हाई दाक्सियू ने कहा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। पीछे मुड़कर हवेली में चला गया। अजनबी दक्षिण की ओर चला गया, डार्कबर्ड बेस के आसपास के क्षेत्र में वापस आया, फ्लावर पाथ और घाटी से गुजरते हुए और गॉड माउंटेन पर पहुंचा। डार्कबर्ड के मार्गदर्शन के बिना वो वास्तव में गॉड पर्वत को देख सकता था और सीधे शिखर तक जा सकता था और उस गुफा में पहुंच सकता था जहां लिन शेन पहले भी गया था। अजनबी ने गुफा का निरीक्षण किया, अंदर एक कोने में चला गया और अपना हाथ बढ़ाकर सीधे चट्टान में डाल दिया। चट्टान बहुत सख्त थी, हथेली के नीचे टोफू की तरह थी, आसानी से घुस गई। एक झटके से जमीन की चट्टान टूट गई और एक अथाह छेद दिखाई दिया। अजनबी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे छलांग लगाई और अंधेरी गुफा में गिर गया और अंततः नजरों से ओझल हो गया। मीदू स्टार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तियान शेन का मूड आज बहुत खराब था। उसने अपना उड़ने वाला वाहन सड़क किनारे पार्क किया और कुछ खाने लगी, लेकिन जब वह वापस आई तो उसने पाया कि उसके उड़ने वाले वाहन का रास्ता किसी दूसरे वाहन ने रोक रखा है, जिस पर कोई संपर्क जानकारी नहीं लिखी है। इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि जब उन्होंने संपर्क जानकारी के लिए उड़ते वाहन की जांच की तो वाहन से एक आवाज आई जो लॉक होने की आवाज थी। इससे यह साबित हो गया कि अंतरिक्ष यान का मालिक पास में ही था, उसने उसे जरूर देखा था और यह एक उकसावे वाली बात थी। यदि यह सेलेस्टियल रेस के प्राथमिक सितारों में से एक मीदू स्टार नहीं होता और यदि यहाँ स्टार लॉर्ड को अपने परिवार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती तो तियान शेन अपने व्यक्तित्व के साथ अंतरिक्ष यान को तुरंत नष्ट कर देता। टकराना। तियान शेन जो काम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, किसी ने उसके लिए वह काम कर दिया। एक अजीब व्यक्ति जिसने हुडी पहन रखी थी और जिसके चेहरे पर टोपी लगी हुई थी, उसने अवरोधक अंतरिक्ष यान पर अपना हाथ मारा, जिससे यान का ऊपरी हिस्सा सीधे नीचे गिर गया। तियान शेन ने उस अजीब व्यक्ति को अचंभित होकर देखा जब उसने चपटे अंतरिक्ष यान को पास के खाली स्थान पर लात मारकर गिरा दिया। दोस्त, तुम्हें दखलंदाजी करने के लिए किसने कहा? तियान शेन ने पास की दुकान से बाहर निकलते हुए सेलेस्टियल पर नजर डाली। वह गुस्से में था और उस अजनबी व्यक्ति पर व्यंग्य किया। मुझे दखलंदाजी करने वाले सबसे ज्यादा नापसंद हैं, खासकर तब जब वे मेरे काम में दखलंदाजी करते हैं। ऐसा कहने के बाद तियान शेन उछल पड़ा और उसके पैर अंतरिक्ष यान पर पड़े, जो तेजी से कचरा बन रहा था तथा उसके टुकड़े जगह जगह बिखर गए थे। चल जाओ। तियान शेन मुड़ा और अपने अंतरिक्ष यान में वापस चला गया। जैसे ही उसने इसे स्टार्ट किया, उसने सह पायलट का दरवाजा खोला और उस अजीब व्यक्ति को आवाज लगाई। उस अजीब व्यक्ति ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। तियान शेन ने अंतरिक्ष यान को आकाश में उड़ाया और जब तक आकाशीय ग्रह अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसका पीछा करने आया, तब तक वो अंतरिक्ष यान को केवल कोस सकता था, जो दूर कहीं गायब हो चुका था। तुम्हारे जैसे इंसान मीदू स्टार पर क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष यान चलाते हुए तियान शेन ने पूछा। किसी को खोज रहा हूं, अजीब व्यक्ति ने उत्तर दिया। ये पता, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वो दिव्य जाति के साथ है? बेशक, मुझे पता है कि वो सेलेस्टियल रेस के साथ है, अन्यथा आप मीडू स्टार क्यों आए? ये बकवास है, मैं उसका सही पता पूछ रहा हूँ। पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो सेलेस्टियल रेस के साथ है। आपका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को आप खोज रहे हैं वो शायद मीडू स्टार पर भी नहीं है, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि वो सेलेस्टियल रेस के क्षेत्र में है? हाँ, तो फिर तुम घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। आकाशीय जाति हजारों अधीनस्थ तारों पर शासन करती है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने 2 पैरों और एक मुंह से किसी को ढूंढ सकते हो। अगर तुम उसे ढूंढ पाओ तो तुम भाग्यशाली होगे। तियान शेन ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम क्या है और वह किस जाति का है? लिन शेन, एक मानव, अजीब व्यक्ति ने उत्तर दिया। लिन शेन? कौन सा लिन शेन?
क्या यह वो व्यक्ति हो सकता है जिसका उपनाम प्लेबॉय है? तियानशिन की आंखें चौड़ी हो गई जब वह उस अजीब व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ा जो लगभग एक आने वाले अंतरिक्ष यान से टकराने वाला था। हाँ, आप मानव माँ ग्रह पर जाने के बजाय मीडू स्टार पर उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि लिनशेन दिव्य जाति में आ गया है? बोलते समय तियानशिन की आंखें चमक उठी। हाँ, अजीब व्यक्ति ने सिर हिलाया। तुम उसके दोस्त हो या दुश्मन? तियानशिन ने फिर पूछा। उसने मेरी कोई चीज़ ले ली है, मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ, उस अजीब व्यक्ति ने कहा। यही तो वह कमीना करता होगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। उसने मुझसे भी कुछ लिया है और मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। तियानशिन ने उस अजीब व्यक्ति के इरादे को गलत समझा। उसे लगा कि लिनशेन ने उन दोनों को लूट लिया है और अचानक उसे साझा दुश्मनी का एहसास हुआ। उसने बोलते हुए अपने दांत पीस लिए। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अजीब व्यक्ति ने शांति से पूछा। मैं किसी और जगह की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सेलेस्टियल रेस के क्षेत्र में मेरे कुछ दोस्त हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो, तियानशिन ने कहा। अचानक बहुत बेहतर महसूस कर रहा था और थोड़ा उत्साहित भी था। रियल्म किंग ग्रह पर वह लिनशेन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जिसने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी। उसने लिनशेन के सेलेस्टियल रेस में आने की उम्मीद नहीं की थी। अब जब वह आ गया है तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे ही उसने लिनशेन को पाया, तियानशिन ने उससे सब कुछ छीनने की कसम खाई, यहाँ तक कि उसके लिए अंडरवियर की एक जोड़ी भी नहीं छोड़ी। लिनशेन, तुम मेरा इंतजार करो, मुझे तुम्हें खोजने मत दो, क्योंकि अगर तुम मुझे पिताजी भी कहोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियानशिन पहले से ही कल्पना कर रहा था कि कैसे वह लिनशेन को खोजने के बाद उसे क्रूरता से अपमानित करेगा। तियानशुन ने व्यक्तिगत रूप से 28 मुट्ठियों का प्रयोग देखा था और उसके अनुसार इसके प्रयोग के बाद पहला मुक्का काफी साधारण लगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। हालांकि दूसरे घूंसे में विनाश की आभा थी, मानो इससे सब कुछ नष्ट हो सकता है, न केवल भौतिक शरीर बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसके साथ आत्मा भी चकनाचूर हो सकती है। तियानशुन ने व्यक्तिगत रूप से मेरे एक दोस्त को 28 मुट्ठियों का इस्तेमाल करके एक निर्वाण प्राणी को मौत के घाट उतारते हुए देखा था। वह केवल दूर से देख रही थी, लेकिन वह बहुत कांप रही थी, उसकी आत्मा लगभग क्षतिग्रस्त हो गई थी। तियानशुन ने 28 मुट्ठी देखने के अपने विस्तृत अनुभव को सुनाया ताकि लिनशेन को उनके बारे में बेहतर समझ मिल सके। सुनने के बाद लिनशेन को बहुत अजीब लगा, क्योंकि जिन 28 मुट्ठियों में उसने महारत हासिल की थी वे उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितना तियानजून ने वर्णन किया था। उदाहरण के लिए, तियानशुन ने कहा कि दूर से देखने मात्र से ही उसकी आत्मा लगभग क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर भी लिनशेन को ऐसा नहीं लगा कि 28 मुट्ठियों में आत्मा को डराने की क्षमता थी। तियानशुन का दृढ़ विश्वास था कि 28 मुट्ठियां एक प्रकार की मुक्केबाजी तकनीक थी जो सार, ऊर्जा और आत्मा को एक में मिला देती थी। वे न केवल दूर से चोट पहुंचा सकते थे बल्कि ताकत भी बढ़ा सकते थे और यहां तक कि आत्मा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी रखते थे। उसने सोचा कि लिनशेन ने केवल रूप को समझा था और अभी तक 28 मुट्ठियों का सही सार नहीं समझा था, इसीलिए उसे लगा कि वे कुछ खास नहीं हैं। तियानशुन ने व्यक्तिगत रूप से 28 मुट्ठियों को देखा है और उसके स्तर और अंतर्दृष्टि के साथ उसे गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि लंबी दूरी के हमले के प्रभाव के अलावा मुझे ताकत या आत्मा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता में कोई वृद्धि महसूस नहीं हुई। लिनशेन ने 28 मुट्ठियों के अपने उपयोग पर ध्यान से विचार किया, वास्तव में उन दोनों प्रभावों में से कोई भी नहीं पाया। तियानशुन भूमिगत गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया और लिनशेन से कहा कि वो 28 मुट्ठी को खुद ही समझ ले। एक बार जब उसका बेस म्यूटेशन रेट 100% पर पहुंच गया तो उसे केवल दीवार पर लगे स्विच को दबाना था और तियानशुन उसे लेने आ जाएगा। लिनशेन की घड़ी हर समय बेस म्यूटेशन रेट जोड़ 1 की सूचना प्रदर्शित करती थी। इस दर पर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने बेस म्यूटेशन रेट को 100% तक पहुंचने में आधे दिन की भी जरूरत नहीं होगी। बहुत देर तक सोचने के बाद भी यह पता लगाने में असमर्थ कि 28 मुट्ठियों में ऐसा क्या खास था, लिनशेन ने बस कुछ समय के लिए हार मान ली। बाद में बेस म्यूटेशन एसेंस में भिगोने के बाद वो असली लड़ाई में अभ्यास करेगा ताकि देख सके कि क्या वो तियानजून द्वारा वर्णित प्रभावों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि वो 28 मुट्ठियों का सार नहीं समझ पाया था, लिनशेन ने कुछ और सोचा। 28 मुट्ठियां दूर से हमला कर सकती थीं, एक ऐसी क्षमता जो एस्केंडस के पास नहीं थी। एस्केंडस के लंबी दूरी के हमले उनके जीवन आधार की उड़ान क्षमता पर निर्भर थे। रेजरफैंग द्वीप पर उड़ान प्रतिबंधित थी और न तो एस्केंडर्स और न ही लाइफ बेस हवा में उड़ सकते थे। लिनशेन उड़ तो नहीं सकता था, लेकिन वह कूद सकता था और कूदना रेजरफैंग द्वीप के निषेध के अंतर्गत नहीं था। स्वर्ग की सीढ़ी की क्षमता के साथ वह लंबे समय तक हवा में रह सकता था। इसका मतलब यह था कि वह रेजरफैंग द्वीप पर उड़ सकता था और लंबी दूरी के हमले कर सकता था, जबकि कोसिमो उड़ान और लंबी दूरी की आक्रामक क्षमताओं से रहित होगा और केवल निष्क्रिय रूप से हमले झेलने के लिए ही बचा रहेगा। इस एहसास के साथ लिनशेन को लगा कि उसे वास्तव में कुछ फायदे हो सकते हैं। हालांकि ऐसे लाभ निर्णायक जीत की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
आखिरकार अगर कोसिमो जीत नहीं पाता तो वह बस भाग सकता था, और एक बार जब वह रेजरफैंग द्वीप की सीमा से बाहर निकल जाता तो वह फिर से उड़ने में सक्षम हो जाता। लिन चेन को उसे मारने की जरूरत थी, न कि सिर्फ ऊपरी हाथ हासिल करने की। हालांकि यह स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस आश्वासन के कारण मैं कुछ हद तक पहल कर सकता हूं। लिन शेन को कोसिमो को मारने में थोड़ा और आत्मविश्वास मिला, उसे लगा कि यह अभी भी संभव है। इस अवधि में कुछ ही अतिरिक्त पेशकशें की गईं, केवल कुछ ही बिखरी हुई थीं। ऐसा लगता है कि पायनियर कोर ने कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की थी, या उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। ये लिन शेन की सबसे बड़ी चिंता थी, बिना निर्णायक विशेषता के कोसिमो को मारना बहुत कठिन होगा। सभी 28 मुठियां भ्रामक थीं। लिन शेन को विश्वास नहीं था कि उसके अपने हाथों में भी वे उतनी ही शक्तिशाली होंगी जितनी तब थीं जब उसका मित्र उनका प्रयोग करता था। लिन शेन को तो ये भी संदेह था कि 28 मुठियों की ताकत जरूरी नहीं कि तकनीक के कारण हो, बल्कि इसलिए कि वह व्यक्ति, मेरा दोस्त, मजबूत था। चूंकि वह वैसे भी निष्क्रिय था, लिन शेन ने सबसे पहले अपनी उपयोगी क्षमताओं को छांटा। एक्यूपॉइंट सीलिंग अब उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। यदि उसकी ताकत कोसिमो को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो समय आने पर उसे एक्यूपॉइंट सीलिंग पर निर्भर रहना होगा। संघर्ष के 7 कदम इस समय बेकार लग रहे थे, लेकिन लिन शेन के पास एक विचार था जो इसे अविश्वसनीय रूप से उपयोगी बना सकता था। यदि अंत में लिन शेन कोसिमो को नहीं मार सका तो उसने तियानशुन से उसे गोली मारने की योजना बनाई। वो गोली हार को जीत में बदलने की कुंजी हो सकती है। बाकी सभी को ऐसा लगेगा कि तियानशुन उस पर गोली चला रहा है। लेकिन लिन शेन के लिए, जब तक तियान जून द्वारा चलाया गया पेट कैप्सूल उसके 7 कदम की सीमा में प्रवेश करता है, वह पेट कैप्सूल से अधिक तेज गति प्राप्त कर सकता है। लिन शेन ने पहले भी इसका परीक्षण किया था, क्योंकि वह कुछ हद तक चिंतित था कि संघर्ष के 7 चरणों की अग्नि बीज क्षमता उल्टी हो सकती है, इसलिए उसने कुछ बार प्रयोग किया था। संघर्ष के 7 चरणों के लिए स्पष्टीकरण यह है कि बंदूकें 7 चरणों से आगे तेज होती हैं, लेकिन मैं 7 चरणों के भीतर तेज हूं। वास्तव में ये 7 चरणों के भीतर तेज है, लेकिन क्या होगा यदि कोई 7 चरणों से आगे की ओर से गोली चलाए? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे उससे तेज होंगे? तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर कोई 7 कदम से आगे से उन पर गोली चलाए तो वे निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे? इस वजह से लिन शेन ने कई बार प्रयोग किया और पाया कि ऐसा नहीं था। अगर कोई 7 कदम से आगे से गोली चलाता है, तो जब तक गोली उसके 7 कदम की सीमा में आती है, तब तक वह अपनी गति बढ़ा सकता है। यह निष्कर्ष निकालने के बाद लिन शेन पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। इस अग्नि बीज क्षमता के साथ आग्नेयास्त्रों को उसे मारने में मुश्किल होगी। इस सिद्धांत के आधार पर जब तक तियानशुन उस पर निर्वाण स्तर की पालतू बंदूक से गोली चलाता रहेगा और पालतू कैप्सूल उसकी 7 कदम की सीमा में प्रवेश करेगा, तब तक उसकी गति निर्वाण के स्तर तक बढ़ सकती है। कोसिमो के एक्यू पॉइंट्स को सीधे सील करने के लिए उस निर्वाण स्तर की गति का उपयोग करना एक निश्चित जीत होगी। मुझे इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। यह निश्चित जीत के लिए मेरा तुरुप का पत्ता है, लेकिन मैं तियानशुन से इसके बारे में कैसे बात करूं? मैं निश्चित रूप से उसे संघर्ष के 7 चरणों की क्षमता के बारे में नहीं बता सकता। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। लिन शेन सोच रहा था कि तियानशुन के सामने यह बात कैसे रखी जाए। इन 2 कौशलों के अलावा रेजरफैंग द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होना भी कुछ हद तक उपयोगी साबित हुआ, जबकि पानी पर तैरने का कौशल ज्यादा उपयोगी नहीं था। जब वो सोच रहा था, तो उसने अचानक अपने उतारे हुए कपड़ों से डेथ पाउडर निकलता देखा। क्या इसने सब कुछ पचा लिया है? लिन शेन बहुत खुश था, क्योंकि उसके कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डेथ पाउडर से जुड़ा था। इसके बिना उसने जो तकनीकें सीखी थीं उनमें से आधी बर्बाद हो जाती। डेथ पाउडर का पेट सामान्य हो गया था। ये लिन शेन के बगल में उड़ गया और फिर बेस म्यूटेशन पूल में सिर के बल गिर गया। NO12BIN.C ओम। क्या यह आदमी किसी लोभी का पुनर्जन्म है? ये हर अच्छी चीज को क्यों निगलना चाहता है? लिन शेन ने जल्दी से डेथ पाउडर को पूल से बाहर निकाला। इस चीज ने पहले ही पूल में बेस म्यूटेशन लिक्विड एसेंस को निगलना शुरू कर दिया था। कौन जानता था कि क्या यह एसेंस के पूरे पूल को निगल सकता है, जिससे वह तियानजुन को कुछ भी समझाने में असमर्थ हो जाएगा। उन्होंने आगे किसी भी प्रकार की शरारत को रोकने के लिए तुरंत डेथ पाउडर को कैप्सूल के रूप में बदल दिया। इसकी विशेषताओं की जांच करने पर लिन शेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि डेथ पाउडर ने एक अतिरिक्त कौशल प्राप्त कर लिया था। सुपर बेस प्रिशन किंग की आंख, ये ब्लड प्रिशन किंग की बेस टैलेंट है। लिन शेन बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेथ पाउडर बेस टैलेंट को अपनी क्षमता में बदल सकता है। वाह, ये भी काम करता है। लिन शेन ने सुपर बेस जेल किंग की मौत के पाउडर की आंख की बारीकी से जांच करने के बाद वो बहुत खुश हुआ। सुपर बेस प्रिशन किंग की आंख 120% की दक्षता दर पर शक्ति को प्रिशन किंग की नज़र में परिवर्तित करती है। यह नज़र विरोधियों को 1000 मीटर की प्रभावी सीमा तक बांध सकती है। पहले ब्लड प्रिशन किंग की नज़र 1000 मीटर तक भी नहीं पहुंच पाती थी, और रूपांतरण दक्षता निश्चित रूप से 120% नहीं थी।
डेथ पाउडर पर यह क्षमता स्पष्ट रूप से बढ़ाई गई थी। भविष्य में जब डेथ पाउडर का आरोहण होगा तो प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ प्रिशन किंग की आंख का प्रभाव और अधिक मजबूत होता जाएगा। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि डेथ पाउडर की वर्तमान शक्ति विशेषता अभी भी काफी कम थी, इसलिए ये कुछ निम्न स्तर के प्राणियों को बांध सकता था, लेकिन शक्तिशाली उच्च स्तर के प्राणियों का सामना करने पर प्रिशन किंग की नज़र का बंधन प्रभाव उतना मजबूत नहीं होगा। हालांकि यदि यह कमजोर भी हो तो भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है। ये रस्सी से बंधे होने जैसा है, चाहे रस्सी कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न हो, फिर भी इसका कुछ न कुछ असर तो होगा ही। ऐसे समय में जब जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा हो, एक छोटी सी दुर्घटना भी अलग परिणाम ला सकती है, इसलिए जेल के राजा की नज़र अभी भी उपयोगी थी, बस इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर था और महत्वपूर्ण क्षणों को छोड़कर ज्यादा काम का नहीं था। लिन शेन अभी भी बहुत खुश था क्योंकि यह एक दुर्लभ लंबी दूरी का कौशल था और इससे भी अधिक इसकी प्रभावी सीमा 1 किलोमीटर थी। लिन शेन ने जेल राजा की आंख को दिखाने के लिए डेथ पाउडर का इस्तेमाल किया और उसके सिर के ऊपर एक खूनी आंख अप्रत्याशित रूप से खुल गई, जिससे मूल रूप से आंखविहीन प्राणी को कुछ अजीब सा रूप मिल गया। आंख से टॉर्च की तरह रक्त के रंग का प्रकाश निकलता था जो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर नहीं करता था। ये लिन शेन की उम्मीदों के भीतर भी था। रक्त जेल राजा की हथेलियों में अनगिनत आंखें थीं, इसलिए जेल राजा की आंख का उपयोग करने के बाद सीमा काफी व्यापक थी। डेथ पाउडर ने सिर्फ एक आंख ही विकसित की थी, इसलिए ये समझ में आता है कि इसकी सीमा छोटी थी। किसी एक जीव को बांधने के लिए इसका इस्तेमाल करना कोई समस्या नहीं थी और इसे पर्याप्त माना गया। छोटी आंखें प्रकाश को केंद्रित करती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका प्रभाव अधिक मजबूत हो गया है, लिन शेन ने कहा जब उसने डेथ पाउडर को वापस एंजल रिवॉल्वर में डाला। जैसे ही लिन शेन ने एक लोलुप व्यक्ति से निपटा, जागे हुए फैटी को पता ही नहीं चला कि कब वह अपने बैग से बाहर निकला, पीने के पानी की तरह बेस म्यूटेशन पूल पर चोंच मारने के लिए अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और बेस म्यूटेशन लिक्विड एसेंस को अपने पेट में उतार लिया। लिन शेन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, चूंकि हम किसी और की छत के नीचे हैं, इसलिए अभी ज्यादा उग्र न हो। फैटी को पूल में बेस म्यूटेशन लिक्विड को अनिच्छा से देखते हुए अभी भी प्रयास करने के लिए उत्सुक देखा। लिन शेन के पास अपने बैग से बचा हुआ म्यूटेंट बेस म्यूटेशन फ्लूइड उसे खिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे आखिरकार वह शांत हो गया। पेट भर खाने के बाद फैटी वापस बैग में सोने चला गया। सोने के अलावा ये सिर्फ खाना है, अरे वे सभी जीवित पूर्वजों की तरह हैं, लिन शेन ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि वह बेस म्यूटेशन पूल में लौट आया था, कुछ हद तक थका हुआ महसूस कर रहा था। बेस म्यूटेशन दर लिन शेन की अपेक्षा से पहले ही 100% तक पहुंच गई। लिन शेन बेस म्यूटेशन पूल से बाहर निकले, कपड़े पहने और बटन दबाया। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे लिफ्ट नीचे आती नहीं दिखी तो उसने अंदाजा लगाया कि तियान शुन को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि वह इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा और शायद वापस आने का समय न पाकर बाहर चला गया होगा। समय की कमी को देखते हुए लिन शेन समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 28 मुठियों का अभ्यास करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे निराशा तब हुई जब तियान शुन ने 28 मुठियों के चित्रों वाली नोटबुक नहीं लौटाई थी और वह सब कुछ याद भी नहीं कर सका, इसलिए वह केवल उन चालों का अभ्यास कर सका जो उसे याद थीं। इन चालों का एक एक करके अभ्यास करते हुए उन्होंने अंततः स्थानिक मुट्ठी शक्ति जारी की। लिन शेन ने स्थानिक मुट्ठी शक्ति को भूमिगत गुफा की गहराई में निर्देशित किया और पाया कि 28 मुट्ठियों की मुट्ठी शक्ति बहुत अनोखी है। सैद्धांतिक रूप से चाहे वह किसी भी प्रकार की शक्ति हो, अंतरिक्ष से गुजरने की प्रक्रिया के दौरान कुछ हानि अवश्य होगी। हालांकि 28 मुट्ठियां पूरी तरह से खपत के बिना लग रही थीं। मुट्ठी शक्ति जारी होने के बाद चाहे वह 1 मीटर हो या 100 मीटर, मुट्ठी शक्ति की विनाशकारी शक्ति पूरी तरह से एक जैसी ही रही, जैसे कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई खपत ना हो, है न? लिन शेन ने कुछ और घूंसे मारे और नतीजा फिर भी वही था, वास्तव में कोई खपत नहीं हुई थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय है, 28 मुट्ठी में वास्तव में कुछ खास है। लिन शेन अचानक उत्साहित हो गया। हालांकि उसने उन फायदों की खोज नहीं की थी जिनका उल्लेख तियान शुन ने किया था, लेकिन 28 मुट्ठियों की इस विशेषता ने लिन शेन को एक अन्य संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मैं ओवरलैपिंग वेव्स कौशल का उपयोग करता हूं, तो यह बहुत नुकसान के कारण होता है कि गति को केवल धीरे धीरे संचित किया जा सकता है, जो वास्तव में बहुत कुशल नहीं है। यदि 28 मुट्ठियों से कोई नुकसान नहीं होता और लंबी दूरी के हमले भी संभव हैं, तो क्या 28 मुट्ठियों में ओवरलैपिंग वेव्स कौशल के प्रभाव को जोड़ना अधिक शक्तिशाली नहीं होगा? लिन शेन ने तुरंत इस विचार पर काम करने का फैसला किया, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नए और रोमांचक, बेहद कल्पनाशील विचार पसंद थे। हालांकि 28 मुट्ठियों में ओवरलैपिंग वेव्स कौशल को जोड़ना स्पष्ट रूप से एक सरल कार्य नहीं था। ओवरलैपिंग वेव्स स्किल में बल की एक के बाद एक लहरें उठाने के लिए अद्वितीय तकनीकों और रुखों की आवश्यकता होती है, और ये ऐसे तत्व थे जिन्हें बदला नहीं जा सकता था।
ये तीरंदाजी की तरह है, इसमें तीर चलाने के लिए आपके पास धनुष और बाण दोनों होने चाहिए, आप खाली हाथों से तीर नहीं चला सकते। वे तकनीकें और रुख ओवरलैपिंग वेव स्किल के धनुष और तीर हैं, इसे सक्रिय करने के लिए उनका मौजूद होना आवश्यक है। 28 मुठियों की भी अपनी चालें और मुद्राएं थीं, लेकिन वे इतनी सख्त नहीं थीं, यहाँ तक कि कुछ चालों और मुद्राओं के बिना भी स्थानिक मुट्ठी शक्ति को प्रक्षेपित किया जा सकता था। इसलिए लिन शेन ने उन्मूलन का अपना मार्ग शुरू किया, उन आंदोलनों की पहचान करने की कोशिश की जो ओवरलैपिंग वेव स्किल के साथ मिलकर काम कर सकते थे, और ओवरलैपिंग वेव स्किल के रुख को भी यथासंभव कम कर दिया ताकि दोनों को एक में विलय किया जा सके। जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि उसे ऐसी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। अमरकोट पर कदम रखने को 28 मुट्ठियों के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? अमरकोट पर कदम रखना एक आंदोलन तकनीक है और 28 मुट्ठियां एक मुक्का मारने का कौशल है। आंदोलन और मुक्का मारने के कौशल को एक साथ मिलाने से एक पूर्ण युद्ध कौशल बनता है, और संघर्ष इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। वास्तव में प्रयास शुरू करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि दोनों का संयोजन हासिल करना आसान नहीं था, और लिन शेन केवल गैर परस्पर विरोधी बिंदुओं को खोजने से शुरू कर सकते थे और वहां से उन हिस्सों की पहचान कर सकते थे जो विलय कर सकते थे। वैसे भी लिन शेन पूर्णतावादी नहीं थे, और जो गतिविधियां और कौशल आवश्यक नहीं थे उन्हें उन्होंने आसानी से त्याग दिया। उसे बस इन विशेषताओं की आवश्यकता थी ताकि वे पर्याप्त हों, परिपूर्ण होने या न होने का सवाल बाद में पूछा जा सकता था। समय पल दर पल बीतता गया और लिन शेन ने पूरे मन से इस आकर्षक रचना में खुद को डुबो लिया। उन्होंने पहले ही स्टेपिंग ऑन द इमोर्टल कोर्ट और 28 फिस्ट्स को एक साथ जोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि दोनों के बहुत सारे हिस्सों को हटा दिया गया था और संशोधित किया गया था, इसलिए परिणामी कौशल विशेष रूप से अपरिष्कृत दिखाई दिया, यहाँ तक कि दोषों से भरा हुआ था। यद्यपि यह बहुत ही प्रारंभिक था, फिर भी इस कौशल में अमर दरबार पर कदम रखने और 28 मुठियों की विशेषताएं एक साथ विद्यमान थीं। एक अलौकिक और रहस्यमय गति, निरंतर संचित होने वाली शक्ति, बाह्य शक्ति तथा भस्म न होने की विशेषता। 28 मुठियां, जिनके बारे में तियान शुन ने कहा था कि उनमें सर्वोच्च विस्फोटक शक्ति है, लिन शेन के हाथों में पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रही थीं। नहीं, यह सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिन शेन को अचानक समस्या का एहसास हुआ कि क्यों हमेशा ऐसा लगता था कि दोनों अच्छी तरह से एकीकृत नहीं हुए हैं, जिससे कुछ हद तक असंतोषजनक भावना पैदा होती है। उसकी 28 मुठियों का अभ्यास वास्तव में गलत तरीके से किया गया था। वह जो मुठियां प्रयोग करता रहा था, उनकी शक्ति नियंत्रित थी, जबकि 28 मुठियों का वास्तविक रूप एक प्रकार की विस्फोटक मुट्ठी शक्ति थी। क्योंकि वह एक गुफा के अंदर था और चीजों को नुकसान पहुंचाने से डरता था, लिन शेन ने बहुत सावधानी से अभ्यास किया, अपनी शक्ति को पूरी तरह से छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अमर न्यायालय की गति तकनीक पर कदम रखना भी बहुत अनियंत्रित था, और इसे इस तरह से संयमित तरीके से उपयोग करने से उस तरह का सार भी खो गया। एक बार जब लिन शेन को यह बात समझ में आ गई, तो उसे पता चल गया कि वह पूरे समय इतना अजीब क्यों महसूस कमे स्थान सीमित था। इसलिए लिन शेन पहले केवल यह अध्ययन कर सकता था कि दोनों को कैसे संयोजित किया जाए, और वास्तविक युद्ध अभ्यास के लिए पर्याप्त विशाल स्थान खोजने से पहले तियान जून के लौटने की प्रतीक्षा कर सकता था। तियान शुन वास्तव में एक बैठक के लिए अन 117 और ची 118 द्वारा आमंत्रित होकर बाहर गया था। एन 117 ने विशालकाय रिंग स्टार के भीतर एक पहाड़ पर एक बहुत ही खास क्षेत्र की खोज की थी और उत्परिवर्तित निर्वाण जीवों के अस्तित्व पर संदेह किया था। वह तियानजुन और ची 118 को पहाड़ का एक साथ पता लगाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। हालांकि पहाड़ पर कई प्रतिबंध थे और वे अभी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थे। चर्चा के बाद उन्होंने तीनों दलों से संयुक्त रूप से एक पायनियर कोर भेजने का फैसला किया, ताकि पहले पहाड़ पर कई प्रतिबंध और वहां के जीवों की स्थिति को साफ किया जा सके। समय पूरा होने पर पहाड़ पर चढ़ने में उन्हें बहुत देर नहीं लगेगी। तीनों दलों ने कुछ म्यूटेटर्स और असेंडर्स को भेजा, ताकि कुल 30,000 लोगों की एक पायनियर कोर बनाई जा सके, जिन्हें 10 दलों में विभाजित किया गया ताकि वे पहाड़ की खोज शुरू कर सकें। एन 117 ने उन्हें पहले से आमंत्रित किया था, ताकि उनकी पायनियर कोर की बहुत अधिक कमी न हो, क्योंकि अभी भी ऐसे विशाल क्षेत्र थे जिनमें विकास के लिए जनशक्ति की आवश्यकता थी, और वे एक ही स्थान पर अपने सभी संसाधनों को समाप्त नहीं कर सकते थे। विशालकाय रिंग स्टार के विकास के वर्षों में उन्होंने पहले ही काफी मात्रा में मानव संसाधनों का उपभोग कर लिया था, और पुनःपूर्ति की मांग को पूरा करना कठिन होता जा रहा था। जब तियान शुन को लिन शेन का संदेश मिला, तो वह इस मुद्दे पर एक बैठक में व्यस्त थी और तुरंत वापस नहीं आ सकती थी। एक बार परिणाम आने के बाद तियान शुन पहला मौका मिलते ही पैराडाइज द्वीप वापस लौट आया। उसने इतनी जल्दी संदेश भेज दिया, क्या कुछ हुआ होगा? तियान शुन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोसिमो में लिन शेन को मारने के लिए उसके घर में घुसने की हिम्मत थी, लेकिन इसके अलावा वह यह नहीं समझ पा रही थी कि लिन शेन ने इतनी जल्दी संदेश क्यों भेजा था।
जब वह गुफा में दाखिल हुई तो उसने पाया कि लिन शेन पहले ही बेस म्यूटेशन पूल से बाहर आ चुका था। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और जमीन पर बैठा हुआ कुछ चित्र बना रहा था और कुछ पढ़ रहा था। तुम इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? ये देखकर कि लिन शेन को कोई नुकसान नहीं हुआ था, तियानजून ने थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा। मेरी बेस म्यूटेशन दर पहले ही पूरी हो चुकी है, लिन शेन ने खड़े होकर कहा। तियानशुन ने लिन शेन द्वारा जमीन पर बनाई गई चीजों पर नजर डाली जो छड़ी के आकार की लग रही थीं, और घृणा से अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। NOVEL-BE-C ओम। लिन शेन की ऐसी कलात्मक कुशलता सचमुच प्रशंसा से कम थी। इतनी जल्दी? लिन शेन की अवशोषण गति अप्रत्याशित रूप से तेज थी, जिसने तियानजुन को चकित कर दिया। तुमने अपने लिए कुछ अतिरिक्त समय अर्जित किया है। मैं अब आरोही अंडा लाने जा रहा हूं ताकि तुम यहां चढ़ सको। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, पहले एक जगह ढूंढते हैं। मुझे 28 मुट्ठियों का अभ्यास करना है। क्या तुम पहले मेरी छोटी नोटबुक लौटा सकते हो? मुझे कुछ हरकतें याद नहीं आ रही हैं, लिन शेन ने कहा। ठीक है। तियानजून को कोई आपत्ति नहीं थी, ये सोचकर कि लिन शेन अपने साथी द्वारा आरोही अंडा देने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार अब ज्यादा समय नहीं बचा था और अंत में लिन शेन को अपना आरोही अंडा चुनना होगा। महल जैसी संरचना में एक इंडोर मार्शल आर्ट क्षेत्र था और यह बहुत उच्च विशिष्टताओं वाला था, एक ऐसा स्थान जहां तियानशुन आमतौर पर प्रशिक्षण और अनुसंधान करता था। आप अभ्यास करें, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगी, तियानशुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। वह एक तरफ खड़ा होकर लिन शेन को संकेत देने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि वो 28 मुट्ठियों में महारत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि और क्षेत्र लिन शेन से कहीं अधिक था, इसलिए उसका मार्गदर्शन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन शेन ने सिर हिलाया, अपनी नोटबुक को पलटा, उन हरकतों की समीक्षा की जिन्हें वह याद नहीं कर पा रहा था, और काफी समय तक विचार करने के बाद उसने उस युद्ध तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया जिसे उसने अभी अभी समझा था। तुम क्या अभ्यास कर रहे हो? कुछ देर तक देखने के बाद तियानशुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई 28 मुट्ठियां नहीं थी, इसे 37 मुट्ठियां कहा जाना चाहिए, या यूं कहें कि यह बस बेतरतीब ढंग से मारना था, चाहे इसकी विशिष्टता कुछ भी हो। लिन शेन की तकनीक खामियों से भरी थी और उसमें 28 मुट्ठियों के प्रभुत्व का पूर्ण अभाव था। 28 मुट्ठियां, है ना? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। 28 मुट्ठी जैसी प्रभावशाली तकनीक का अभ्यास करना और उसे महिलाओं के नृत्य जैसा दिखाना, क्या आप इसमें थोड़ा और जोश नहीं डाल सकते? और आपकी हरकतें भी गलत हैं, ये गड़बड़ क्यों है? तियानशुन ने टिप्पणी की। मुझे जल्दी मत करो, मुझे लगता है कि 28 मुट्ठी के कुछ हिस्से हैं जो उपयोग करने में बिल्कुल सहज नहीं हैं, इसलिए मैंने कुछ मामूली बदलाव किए हैं, मैं अभी उनमें कुशल नहीं हूं। लिन शेन के जवाब ने तियानजून को अवाक कर दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम सोचते हो कि तुम 28 मुट्ठियों को बदल सकते हो? तुम्हें उन्हें ठीक से सीखना ही होगा। तियानशुन को लगा कि लिन शेन का दिमाग जरूर ढीला है। मेरे दोस्त जैसे किरदार ने 28 फिस्ट्स का निर्माण किया, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे लोग अपनी मर्जी से बदल सकें। लिन शेन के विचार किसी कल्पना से कम नहीं थे, लेकिन लिन शेन ने इसे उस तरह से नहीं देखा। मेरे दोस्त के हाथों में 28 मुट्ठियां भले ही भयानक हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग उनका इस्तेमाल करके प्रभावशाली होंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो खुद को कैसे अनुकूल बनाता है। ये शूटिंग बास्केट की तरह है। एक मानक शूटिंग मुद्रा वास्तव में बहुत सुंदर है और यहां तक कि शूटिंग प्रतिशत में भी सुधार कर सकती है। फिर भी कुछ लोग बहुत ही अजीबोगरीब शूटिंग फॉर्म रखते हैं, लेकिन उनकी सटीकता बहुत अच्छी होती है। उन्हें एक मानक पोज का इस्तेमाल करने के लिए कहना वास्तव में उनकी सफलता दर को कम कर सकता है। लिन शेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि 28 मुट्ठियां शीर्ष स्तर की तकनीकें थीं या नहीं। जब तक वह उन्हें उपयोगी पाता, वह उन्हें निकाल लेता और उनका उपयोग करता, उनके इच्छित उपयोग की चिंता किए बिना। समझ गया, लिन शेन ने उत्तर दिया, लेकिन उसका पश्चाताप करने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले की तरह अपना अभ्यास जारी रखा। उन्होंने महसूस किया कि केवल स्टेपिंग ऑन द इमोर्टल कोर्ट और 28 फिस्ट्स की चालों का उपयोग करने से उन अंतरालों को कभी नहीं भरा जा सकेगा। आखिरकार ये दोनों पूरी तरह से असंबंधित तकनीकें थीं जिन्हें जबरन एक साथ जोड़ दिया गया था। चालें स्वयं स्वाभाविक रूप से बेमेल थीं, इसलिए यह अजीब बात होगी यदि उनमें कोई खामी न हो। लिन शेन ने बस उन चालों को मिलाने का काम छोड़ दिया और सिर्फ उन हिस्सों को रखा जो संगत थे। कोर को अपरिवर्तित रखते हुए उन्होंने उन मुद्राओं पर शोध करना शुरू किया जो फिट होंगी। लिन शेन का दर्शन सरल था। मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे कैसे निशाना साधना चाहिए। मैं इसे जिस भी तरीके से सहज महसूस करूंगा, बशर्ते कि इससे लक्ष्य प्राप्त हो। अमर न्यायालय पर कदम रखना और 28 मुट्ठियां लिन शेन द्वारा इतनी बदल दी गई थीं कि वे पहचानने योग्य नहीं थीं, या कोई यह कह सकता है कि वे अपनी मूल बाधाओं से मुक्त हो गए थे और एक नई प्रणाली का निर्माण किया था। लिन शेन के विचार में उनका शोध बहुत सफल रहा। फिर भी तियानशुन की नज़र में लिन शेन आखिर क्या कर रहा था, ये और भी ज्यादा हास्यास्पद होता जा रहा था।
इस हद तक कि असली 28 मुठ्ठियों का कोई निशान नहीं बचा था। नहीं, ये गलत है। बहुत नर्म, बलपूर्वक, केंद्रित, दबंग। तियान जून ने लिन शेन को सही करना शुरू किया, लेकिन ये देखकर कि लिन शेन इसमें से कुछ भी नहीं समझ रहा था, जिद्दी होकर वापस मुड़ने से इनकार कर रहा था जब तक कि वह एक मृत अंत पर नहीं पहुंच गया। उसने अंततः बात करना बंद कर दिया और बस किनारे से ठंडे मन से देखता रहा। लिन शेन लगातार शोध करते रहे और गलतियां करते रहे ताकि वर्तमान कोर के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा ढूंढी जा सके जिससे उसकी वास्तविक शक्ति सामने आ सके। शुरुआत में गलतियां होना स्वाभाविक था, जिसके कारण बार बार शुरुआत करनी पड़ी। तियान शुन अब और नहीं देख सकता था, इसलिए वह आराम करने के लिए वापस चला गया। लिन शेन को अकेले अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया। जब लिन शेन एक गतिरोध पर पहुंच गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो तियान शुन उसे मार्गदर्शन देने के लिए वापस आ गया। बहुत देर नहीं हुई क्योंकि लिन शेन ने खुद इस बार के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब लिन शेन अभ्यास कर रहा था, कोसिमो की अभिव्यक्ति अत्यंत अप्रिय थी। कोसिमो को यह नहीं पता था कि लिन शेन तियान शुन के महल के अंदर मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास कर रहा था। वह केवल इतना जानता था कि लिन शेन तियान शुन के महल में प्रवेश कर गया था और तब से बाहर नहीं आया, यहाँ तक कि रात भर वहीं रुका भी। यह अतिथि कक्ष में रहने से भिन्न था। यह वो स्थान था जहाँ तियान शुन स्वयं रहता था। मेटिची परिवार ने तियान शुन के साथ परिवार बनने के अवसर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, और कोसिमो के दिल में तियान शुन उसकी अपनी कीमती पकड़ के समान था, जिसे वह दूसरों द्वारा छुए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिन शेन, तुम तो मर ही जाओगी। कोसिमो गुस्से से उबल पड़ा। उसकी पकड़ से उसके हाथ का कप कुचल गया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे किसी ने पाया हो कि उसकी स्वीट मम्मी ने एक नया खिलौना पा लिया है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण क्षेत्र में लिन शेन ने एक ऐसा मुक्का मारा जो गरजती लहरों की तरह गरजा। उसकी मुट्ठी की भयानक ताकत ने प्रशिक्षण स्तंभ पर प्रहार किया, जिससे वह कंपन के साथ गूंज उठा। मुक्का मारने के बाद लिन शेन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर सूख गया हो। उसके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि वे अनैच्छिक रूप से कांपने लगे। आखिरकार मैंने इसे हासिल कर लिया। फिर भी अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं प्रशिक्षण स्तंभ पर एक निशान भी नहीं छोड़ सका। ये स्तंभ आखिर किस चीज से बना है? लिन शेन जमीन पर गिर पड़ा, स्तंभ को घूरता रहा। आखिरकार उसकी ताकत अब 60 के करीब थी और वह मुक्का 100 की ताकत के करीब पहुंच रहा होगा। अमर प्रांगण पर कदम रखने की पूरी ताकत को 28 मुठ्ठियों के साथ मिलाने से ताकत पर भयानक रूप से वृद्धिकारी प्रभाव पड़ा। यह वृद्धि मुख्य रूप से 28 मुठ्ठियों से आई, जिसके लिए वास्तव में व्यक्ति को बिना किसी शर्त के अपना सर्वस्व त्यागना पड़ता था, स्वयं को प्राणघातक खतरे में डालना पड़ता था और फिर अधिक शक्तिशाली बनकर उभरना पड़ता था तथा 28 मुठ्ठियों की वास्तविक शक्ति को उन्मुक्त करना पड़ता था। इसलिए एंजल पुनर्जन्म के बिना 28 मुठ्ठियों का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है तथा ओवरलैपिंग वेव्स कौशल का प्रभाव उत्पन्न करने में भी असफल हो सकता है। लिन शेन ने एक क्षण के लिए आराम किया, फिर उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर अब एक कवच में घिरा हुआ था, जिस पर रहस्यमय चित्रलिपि पाठ एक शानदार प्रकाश के साथ झिलमिलाने लगा था। लिन शेन देखना चाहता था कि क्या सुपर बेस पैटर्न के संवर्धन के साथ वह वास्तव में अपनी अवधारणा को साकार कर सकता है। लिन शेन चौंके हुए हंस की तरह तेजी से आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा और एक और मुक्का मारा, कदम दर कदम, मुक्का दर मुक्का। प्रत्येक मुक्का तट पर आती विशाल लहर या साफ आसमान में चमकती बिजली के समान था, भयंकर और अद्वितीय, और फिर भी उनकी शक्ति लगातार एक भयावह शक्ति में परिवर्तित होती जा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मुक्का और कदम एक साथ थे, प्रत्येक हमला और हरकत पूरी ताकत से की गई, जो तेज और मजबूत होती जा रही थी। बेस म्यूटेशन से निकली ऊर्जा को सुपर बेस पैटर्न द्वारा खींची गई दुनिया की शक्ति द्वारा पुनः प्राप्त किया गया, जिससे लिन शेन को एक और प्रहार के साथ आगे बढ़ने में मदद मिली। वह भी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसके पैरों और मुखों का तालमेल बिगड़ गया, जिससे उसकी गति तुरंत ही खत्म हो गई। उसकी असीम ताकत ने लगभग उसके कवच को चकनाचूर कर दिया। अभी भी कुछ समस्याएं हैं। एकीकरण अभी भी सही नहीं है। लिन शेन केवल बार बार संशोधन करना जारी रख सकता था, जब तक कि वह अपने फुटवर्क और पंचिंग को पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर लेता। अब लिन शेन के विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। उसका प्रत्येक प्रहार एक औसत म्यूटेटर के कौशल के बराबर था और प्रत्येक प्रहार की शक्ति संचयी थी। सरल शब्दों में कहें तो उसके हर बुनियादी हमले में किसी अन्य व्यक्ति के कौशल के बराबर शक्ति होती थी। वर्तमान में लिन शेन की सबसे बड़ी सीमा उसका शरीर नहीं थी, बल्कि वह गति थी जिस पर सुपर बेस पैटर्न विश्व की शक्ति को अवशोषित करता था। सुपर बेस पैटर्न विश्व बल से जितनी तेजी से और अधिक शक्ति अवशोषित करेगा, उसकी विनाशकारी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। दुर्भाग्य से एक सामान्य वातावरण में जिस गति से सुपर बेस पैटर्न ने विश्व बल को अवशोषित किया वह अपर्याप्त था, जिसने लिन शेन के प्रदर्शन को सीमित कर दिया। इन परिस्थितियों में लिन शेन द्वारा फेंका गया प्रत्येक मुक्का मुट्ठी शक्ति को 100 के करीब पहुंचा सकता था, और यदि वातावरण विशेष हो तो मुट्ठी शक्ति और भी अधिक मजबूत हो सकती थी। यह अभी भी केवल सुपर बेस पैटर्न का उपयोग करने की स्थिति थी,
यदि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सुपर बेस चेंज का भी उपयोग करता तो प्रत्येक पंच की मुट्ठी शक्ति अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच जाती। लेकिन यदि सुपर बेस चेंज का उपयोग एक साथ किया गया तो सुपर बेस पैटर्न द्वारा अवशोषित विश्व बल की आपूर्ति अपर्याप्त होगी, जिससे सुपर बेस चेंज स्थिति को लगातार बनाए रखना असंभव हो जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में एक ही हमले की संभावना होगी। यह एक बहुत ही परेशानी वाली समस्या थी। सुपर बेस चेंज का उपयोग करने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर ऊर्जा व्यय की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और जिस कौशल का वो वर्तमान में अभ्यास कर रहा था वह एक ही बार में सारी ऊर्जा समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए एक ही प्रहार के बाद सुपर बेस चेंज अनिवार्य रूप से ध्वस्त हो जाएगा। ये लगभग एक असाध्य चुनौती थी जब तक कि सुपर बेस पैटर्न इतनी तेजी से ऊर्जा की पूर्ति न कर सके कि यह कभी समाप्त न हो बिना किसी रुकावट के। अन्यथा सुपर बेस परिवर्तन की स्थिति में इस तकनीक का लगातार उपयोग करना मुश्किल होगा। बैकवर्ड 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 इस समस्या को हल करने के लिए एंजल पुनर्जन्म वास्तव में एक अपेक्षाकृत आदर्श समाधान है। हालांकि एंजल पुनर्जन्म को चुनने का मतलब है डबल लाइफ बेस को छोड़ना। मेरे आरोहण के बाद सुपर बेस पैटर्न के प्रभाव में कई पुनर्जन्मों के बाद भी सुधार की गुंजाइश है और जल्द ही या बाद में यह दुनिया की शक्ति को असीम रूप से आकर्षित करने में सक्षम होगा। अब एंजल पुनर्जन्म को चुनने पर दोनों के कार्य भविष्य में ओवरलैप होंगे। लिन शेन ने इस पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि वह लंबे समय में एंजल पुनर्जन्म को नहीं चुन सकता। सौभाग्य से अमर दरबार पर कदम रखने और 28 मुट्ठी के संयोजन से निर्मित उनके कौशल पहले से ही इतने मजबूत थे कि सुपर बेस चेंज का उपयोग किए बिना भी वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। प्रत्येक घूंसे के साथ छोड़ी गई मुट्ठी की शक्ति जमा हो सकती थी और इसका प्रभाव बहुत अधिक था। औसत आरोही संभवतः उसके कुछ घूंसे भी नहीं झेल पाएगा। यदि उसे कोसिमो जैसे शीर्ष स्तरीय आरोही का सामना न करना पड़ता तो लिन शेन की क्षमताएं अब पर्याप्त से अधिक थीं। लिन शेन ने अपने द्वारा विकसित नए कौशल को निखारना जारी रखा और इसे सफिंग फिस्ट नाम दिया। यह एक बहुत ही सामान्य और सीधा नाम है जिसे प्रत्येक से एक शब्द लेकर बनाया गया था। स्टेपिंग ऑन द इमोर्टल कोर्ट, ओवरलैपिंग वेव स्किल और 28 फिस्ट्स। ये जाने माने सेलिब्रिटीज साल 2021 में एक दूजे के बने और पढ़े। विशेषज्ञ को शिष्यों का शत्रु मिल गया है, ये रोजमर्रा की बात है। लेकिन नाम का कभी भी सामान्य या असामान्य होना मायने नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता इसे क्या अर्थ दे सकता है। अब स्टेपिंग ऑन द इमोर्टल कोर्ट और 28 फिस्ट्स के निर्माता भी शायद सफिंग फिस्ट में अपनी रचनाओं को नहीं पहचान पाएंगे, केवल कुछ समानताएं देखकर। सफिंग फिस्ट एक ऐसा कौशल है जो लड़ाई के साथ मजबूत और तेज होता जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसकी खपत लगातार बढ़ रही है। चलो देखते हैं कि सफिंग फिस्ट की सीमा क्या हो सकती है। लिन शेन ने सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय किया, एक कदम उठाया और साथ ही प्रशिक्षण स्तंभ पर एक मुक्का मारा। मुक्का के बाद मुक्का, कदम के बाद कदम। वह मुश्किल से 4 कदम चल पाया और 4 मुक्के मारे। इससे पहले कि सुपर बेस पैटर्न की दुनिया की ताकत का चित्रण अब खपत के साथ नहीं रह सकता था। जैसे ही ऊर्जा काट दी गई, लिन शेन की हरकतें धीमी हो गईं और मुट्ठी की शक्ति अब और नहीं रह सकी। सफिंग फिस्ट के 4 घूंसे ने प्रशिक्षण स्तंभ पर एक हल्की छाप छोड़ी जो कि करीब से देखे जाने पर लगभग अदृश्य थी। मैं लगातार केवल 4 मुक्के ही मार सका, जो अभी भी थोड़ा कमजोर है, लिन शेन ने आह भरी। तियानशुन कुछ देर के लिए सो गया था और जागने पर यह देखकर कि अब समय हो गया है, उसने ये जांचने का फैसला किया कि लिन शेन ने हार मान ली है या नहीं। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचकर और लिन शेन को ट्रेनिंग पिलर के पास आराम करते हुए देखकर तियानशुन को लगा कि उसने हार मान ली है। कुछ कहने के लिए आगे बढ़ते हुए उसने अचानक पिलर पर उथला निशान देखा। वो आमतौर पर प्रशिक्षण स्तंभ का इस्तेमाल खुद ही करती थी और उस पर लगे हर एक निशान को जानती थी कि वे किस तरह के थे। तियानशुन को यह सब स्पष्ट रूप से पता था। यह अतिरिक्त निशान अवश्य ही लिन शेन द्वारा छोड़ा गया होगा, लेकिन उसे यह विश्वास करना कठिन लगा कि उसने इस पर कोई निशान छोड़ा होगा। यह उसका प्रशिक्षण स्तंभ था। हालांकि यह सामग्री निर्वाण सामग्री नहीं थी, फिर भी यह शीर्ष स्तरीय आरोही सामग्री से बनी थी जिसे विशेष तकनीकों से गढ़ा गया था। एक औसत आरोही इस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाएगा। केवल कुछ शीर्ष स्तरीय आरोही जो अपार शक्ति रखते हों ही संभवतः इस पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। लिन शेन, एक म्यूटेटर, संभवतः इस पर अपनी छाप कैसे छोड़ सकता है? क्या यह निशान तुम्हारा छोड़ा हुआ है? तियानशुन ने निशान की ओर इशारा करते हुए लिन शेन से पूछा। मुझे खेद है, मुझे आशा है कि मैंने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। लिन शेन ने सोचा कि उसके द्वारा छोड़े गए निशान ने तियानजून को परेशान कर दिया होगा। तुमने यह निशान कैसे छोड़ा? इसे फिर से करो, मैं देखूंगा। तियानशुन को अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। लिन शेन ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया। वह खड़ा हुआ और सीधे अपनी बेस म्यूटेशन ताकत का इस्तेमाल किया, अपने पूरे शरीर को एक ब्लैक क्रिस्टल कापेस में लपेट लिया। रहस्यमय चित्रलिपि प्रकाश के साथ झिलमिला उठी। लिन शेन थोड़ा पीछे हट गया,
फिर तेजी से प्रशिक्षण स्तंभ की ओर बढ़ गया। 1 कदम प्रति मुक्का, 1 मुक्का प्रति कदम, 4 कदम और 4 मुक्के, लगभग एक ही सांस में। मुट्ठी शक्ति एक दूसरे पर छा गई और एक दूसरे में गुंथ गई, जिससे एक सुनामी जैसी शक्ति बन गई जिसने प्रशिक्षण स्तंभ पर भारी बमबारी की। गुंजन। प्रशिक्षण स्तंभ से बहुत बड़ी गुनगुनाहट की ध्वनि निकली और उस पर हल्की मुट्ठी का निशान दिखाई दिया। तियानशुन ने प्रशिक्षण स्तंभ पर मुट्ठी के निशान को शून्य भाव से देखा। यह वह 28 मुक्का नहीं था जिसे वह याद करती थी, लेकिन इस मुक्के की ताकत ने उसे कुछ हद तक अविश्वसनीय महसूस कराया, जैसे कि यह उसके दिमाग में मौजूद 28 मुक्कों से कमज़ोर नहीं था, हालांकि यह एक अलग शैली का था। क्या ये तुम्हारा 28 फिस्ट का संस्करण है? तियान कसुन ने ज़मीन पर बैठे लिन शेन को अजीब तरह से देखते हुए पूछा, जो अपनी सांसें थाम रहा था। मैंने कुछ बदलाव किए हैं। मैं शायद 28 मुट्ठी का सार नहीं पकड़ पाया, इसलिए मैंने इसका नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। मैंने इसका नाम सफिंग मुट्ठी रखा। आप क्या सोचते हैं? लिन शेन ने अपने बेस म्यूटेटेड कापिस को वापस खींच लिया और हौंकते हुए कहा, सफिंग फिस्ट, ये काफ़ी वर्णनात्मक है। आप 28 मुट्ठियों के साथ ओवरलैपिंग वेव स्किल की विधि का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इसमें 28 मुट्ठियों का प्रभुत्व नहीं है, लेकिन इसमें एक निरंतर और अंतहीन शक्ति है। यदि आपका शरीर और ताकत रिकवरी बनाए रख सकते हैं और आप कुछ और मुक्के मार सकते हैं, तो इस तकनीक को स्वर्ग को चुनौती देने वाला माना जा सकता है। हालांकि आपकी सफिंग मुट्ठी में भी एक कमजोरी है, क्योंकि आपका वर्तमान स्तर बहुत कम है और आपकी गति बहुत धीमी है। कोई भी तेज व्यक्ति मुक्कों के बीच आपकी संचित मुट्ठी शक्ति को तोड़ सकता है, जिससे आप पर्याप्त बल जमा नहीं कर पाएंगे। और पहले ही मुक्के से संचित मुट्ठी शक्ति ने अपनी दिशा और लैंडिंग बिंदु तय कर लिया है, जिससे चकमा देना आसान हो गया है। तियानजून का क्षेत्र लिन शेन से कहीं आगे था और वह तुरंत सफिंग मुट्ठी के फायदे और खामियों को देख सकती थी। फिर भी तियानशुन के मन में लिन शेन के लिए नया सम्मान पैदा हो गया। हालांकि यह उससे अलग था जो वह चाहती थी, फिर भी यह आश्चर्यजनक था। लिन शेन को निश्चित रूप से तियानशुन द्वारा बताए गए नुकसानों के बारे में पता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ उसकी अपर्याप्त ऊर्जा अवशोषण के कारण था, जो उसके प्रदर्शन को सीमित कर रहा था। अन्यथा सफिंग फिस्ट यही नहीं रुकता। ऐसी मुट्ठी से और उस पेट गन से जिसका तुमने उल्लेख किया है, क्या कोसिमो को मारने का कोई मौका है? लिन शेन ने पूछा। यदि कोसिमो स्थिर खड़ा रहे और आपको सेलेस्टियल डिसेंट, ईश्वर प्रदत्त शाही अधिकार या राजा के मुकुट का उपयोग किए बिना लगातार 4 सफिंग फिस्ट करने दे, तो संभावना काफ़ी अधिक है। तियान कसुन ने कुछ देर रुककर कहा, अगर वह क्राउन ऑफ द किंग का इस्तेमाल करता है, तो भी आपके पास एक छोटा सा मौका है। अगर वह सेलेस्टियल डिसेंट का इस्तेमाल करता है, तो आपके पास मूल रूप से कोई मौका नहीं है। बेशक ऐसा तभी होगा जब वह स्थिर खड़ा रहे और आप आमने सामने टकराएं, जो वास्तव में वह कभी नहीं करेगा। आपकी सफिंग फिस्ट की ताकत और कमजोरियां समान रूप से स्पष्ट हैं। चूंकि एक मौका है, तो मैं इसे आजमाना चाहता हूं। लिन शेन ने अपने दिल में गणना की और बलिदान हिलो से विशेषताओं के साथ उसकी संभावनाएं काफी अधिक थीं, ये देखते हुए कि उसके पास लंबी दूरी के हमलों का लाभ भी था। क्या तुम सच में आरोहण नहीं करने जा रही हो? इस बार तियानजून ने पहले की तरह दृढ़ता से आपत्ति नहीं की। सफिंग फिस्ट ने वास्तव में लिन शेन के बारे में उसका दृष्टिकोण बदल दिया था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो मुझे एक मौका दो, लिन शेन ने तियानजून की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम वहां रहकर देख सकते हो जब मैं कोसिमो से लड़ूं? यदि आप हार गए, तो मैं आपको बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तियानशुन ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बस एक निर्वाण स्तर की पालतू बंदूक से एक पालतू कैप्सूल फायर करो, लिन शेन ने अपनी शर्त रखी। नहीं, मैं तुम्हें कोई सहायता नहीं दूंगा। उस उम्मीद को छोड़ दो और आरोही चुनो। अपनी सफिंग फिस्ट तकनीक के साथ, एंजल रीबर्थ के साथ और आरोही स्तर के गुणों और विभिन्न सहायता के साथ कोसिमो को मारने की तुम्हारी संभावना बहुत अधिक है। नहीं, मैं तुम्हें कोसिमो को गोली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि तुम देखते हो कि मैं असफल होने वाला हूं, तो मुझ पर उस पेट गन का उपयोग करो। मैं कोसिमो के हाथों नहीं मरना चाहता, और इससे कोसिमो और मेटिची परिवार के मन में तुम्हारे बारे में जो भी संदेह है वह भी दूर हो जाएगा, लिन शेन ने तियानजून को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है? तियानजून ने लिन शेन को घूर कर देखा। आपने मुझ में इतना निवेश किया है, अगर मैं मिशन पूरा नहीं कर सकता, तो कम से कम मुझे कुछ मूल्य के साथ मरने दो। कृपया, स्टार लॉर्ड, मेरे अनुरोध का सम्मान करें। लिन शेन ने अपने विश्वास पात्र के लिए दृढ़ त्याग की तस्वीर के रूप में गहराई से सिर झुकाया। ठीक है, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन की देखभाल करूंगी और किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, तियानशुन ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा। लिन शेन की इतनी दूर तक जाने की इच्छा ने उसे उसके प्रति और अधिक आकर्षित कर दिया। तियानशुन ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह विचारशील कार्य वास्तव में लिन शेन का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, तो चलो साथ मिलकर सफिंग फिस्ट का अभ्यास करते हैं, तियानजून ने सुझाव दिया और खुद लिन शेन के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर गई।
वह बता सकती थी कि लिन शेन की सफिंग मुट्ठी अपने शुरुआती चरण में थी, जिसमें खामियां और कमियां थीं। वह अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि का उपयोग करके लिन शेन को इन कमजोरियों को यथासंभव दूर करने में मदद करना चाहती थी। लिन शेन ने तियान जून के साथ मुकाबला करने के लिए सफिंग फिस्ट का उपयोग करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। तियान शुन के हर प्रहार से वो कुछ असहज हो जाता था, क्योंकि उसके वार सफिंग फिस्ट की कमियों पर निशाना साधते थे। लिन शेन ने लड़ाई के दौरान खुद को ढालना जारी रखा। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि उसे सिर्फ मुक्के और लात मारने तक ही सीमित नहीं रहना है। वो मुट्ठियों और पैरों को अलग करने के बजाय अपने पूरे अस्तित्व को लड़ाई के प्रवाह में पूरी तरह से शामिल कर सकता है। उसकी गति अंतहीन थी, हर लहर पिछली लहर से ज्यादा मजबूत थी। उसे मुट्ठियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, मुट्ठी ही अभिव्यक्ति का सबसे सीधा रूप था। उसकी मुट्ठी उसकी वास्तविक मुट्ठी, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा या उसका संपूर्ण अस्तित्व हो सकती है। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि लिन शेन ने केवल आंदोलन तकनीकों और मुट्ठी कौशल में प्रशिक्षण लिया था, और वे अपने पूरे शरीर को वेई वुफू की तरह हथियार में नहीं बदल सकते थे। हालांकि इस सिद्धांत को समझने के बाद लिन शेन की सफिंग मुट्ठी तुरंत और अधिक चुस्त हो गई। पूर्णता के लिए प्रयास करने से पहले जो कठोरता पैदा हुई थी, वह भी सहज हो गई। लिन शेन के परिवर्तन को देखते हुए तियान कसुन ने चुपचाप सिर हिलाया। इस लड़के की प्रतिभा वास्तव में कुछ दिलचस्प है, हालांकि अद्वितीय नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से अप्रत्याशित तत्व हैं। 28 मुट्ठियों में उसकी महारत संयोग से नहीं हुई लगती। तियान जुन के मार्गदर्शन में लिन शेन की सफिंग फिस्ट भले ही पूरी तरह परिपक्व न हुई हो, लेकिन उसने बुनियादी दक्षता हासिल कर ली थी। कम से कम उसे असली लड़ाई में कोई समस्या नहीं होगी। तियान शुन ने गुप्त रूप से गणना की कि लिन शेन की सफिंग मुट्ठी उसकी तैयार की गई औषधियों और मुट्ठी के आवरणों के संयोजन से, यदि वह एक चतुर रणनीति को अंजाम दे सकती है और कोसिमो को उसके दिव्य वंश को तुरंत प्रकट करने के लिए छल कर सकती है, तो सफलता की वास्तविक संभावना थी। एक क्रिस्टल बेस 9वें टन असेंशन को हरा देगा। अगर यह वास्तव में होता है, तो ये ब्रह्मांड के इतिहास में दर्ज होने के योग्य होगा। तियान जून को प्रत्याशा की एक हल्की भावना महसूस हुई, ये सोचकर कि अगर लिन शेन वास्तव में सफल हो गया तो इसका क्या मतलब हो सकता है। मुट्ठी लपेटों की इस जोड़ी को जिद्दी अकेली इच्छा कहा जाता है, जो एक मास्टर निर्वाण स्तर के हथियार बनाने वाले द्वारा आकस्मिक निर्माण है। हालांकि वे दिव्य हथियार नहीं हो सकते हैं, उनकी ताकत 10वीं बारी के जीवन आधार के बराबर है। सबसे चमकदार विशेषता मुट्ठी से संबंधित कौशल को बढ़ाने की उनकी क्षमता है। हालांकि आपकी मुट्ठी की शक्ति एक सहज कौशल नहीं है, फिर भी इसे जिद्दी अकेली इच्छा से बढ़ाया जा सकता है। इसका अच्छा उपयोग करो। तियान जून ने लिन शेन को मुट्ठी बांधने का एक अजीब सेट सौंपा। तियान जुन ने उड़ने वाले वाहन को चलाया और लिन शेन को वापस ओशन हेवन द्वीप पर छोड़ दिया। लिन शेन आधे दिन तक द्वीप के चारों ओर घूमता रहा, कुछ बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करता रहा। अंत में ईविल ड्रैगन पर सवार होकर पास के रेजर फैंग द्वीप के लिए रवाना हुआ। कोसिमो लिन शेन की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, और जब उसे पता चला कि लिन शेन ओशन हेवन द्वीप छोड़ चुका है, तो वह इस बारे में झिझक रहा था कि क्या कोई कदम उठाया जाए। जब उसे पता चला कि तियान शुन, अन और ची परिवारों के लोगों से मिलने के लिए विशाल रिंग स्टार के अंदर वापस जा रहा है, तो कोसिमो अपने जानलेवा इरादे को और अधिक नहीं रोक सका। तियान जुन उससे जल्दी निपटना चाहता था, और कोसिमो को भी यही समस्या थी। मेटिची परिवार से निर्वाण प्राणी के जल्द ही आने के कारण उसे जल्द ही जायंट रिंग स्टार छोड़ना होगा। अगर वह अभी कार्रवाई नहीं करता, तो वह मौका खो देगा। NOVEL-BE ओम। अब और संकोच न करते हुए कोसिमो सीधे अपने उड़ने वाले वाहन में सवार हो गया और लिन शेन के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। लिन शेन दुष्ट ड्रैगन पर सवार होकर रेजर फैंग द्वीप पर पहुंचे। दुष्ट ड्रैगन ने बिना किसी उड़ान प्रतिबंध के द्वीप के ऊपर से उड़ान भरी। लिन शेन ने तियान शुन से पहले ही जान लिया था कि रेजर फैंग द्वीप पर उड़ान निषेध प्रतिबंध भौतिक उड़ान पर लागू नहीं होता, बल्कि विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जो केवल उड़ान भरने की क्षमता पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, रेजर फैंग द्वीप पर पंख और उड़ने वाले वाहन वाले प्राणियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि द्वीप पर एस्केंडर्स और लाइफ बेस वाले लोगों की उड़ान क्षमताएं वास्तव में प्रतिबंधित थीं। यहां तक कि निर्वाण प्राणी भी वहां नहीं उड़ सकते थे, जब तक कि वे तियान जुन जैसी पंख वाली प्रजाति न हों। जैसे ही दुष्ट ड्रैगन आकाश में उड़ा, लिन शेन ने कई रेजर फैंग जानवरों को देखा जो शाही के समान थे। उनके मुंह नुकीले थे और शरीर कांटों से ढका हुआ था, जो कि हाथी जैसा था, और उनका आकार हाथियों के बराबर था। लिन शेन ने दुष्ट ड्रैगन को द्वीप पर उतारा और अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके कई रेजरफैंग जानवरों को मार डाला। अपने दाहिने हाथ पर उसने काले क्रिस्टल से बनी एक जोड़ी बिना उंगलियों वाली दस्ताने पहनी हुई थी। ये दस्ताने लिन शेन के कवच के रंग के बहुत करीब थे। दस्ताने बहुत पतले थे, पहनने के बाद त्वचा से कसकर चिपके रहते थे, लेकिन इससे उसकी हथेलियों की लचीलेपन में कोई बाधा नहीं आती थी। काले दस्ताने पर सफ़ेद क्रिस्टल इनले से बना एक खास पैटर्न था। ये स्पष्ट नहीं था कि यह पैटर्न क्या था, ये काफ़ी अजीब लग रहा था।
जैसे कि यह किसी तरह का प्रतीक हो, लेकिन इसका मतलब अज्ञात था। तियान शुन ने कहा कि इन दस्ताने का नाम स्टबबॉर्न लोनविल था, और लिन शेन को यकीन नहीं था कि क्या यह उनका असली नाम था या तियान शुन उसे संकेत दे रहा था कि वह अकेले काम न करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिन शेन ने तियान शुन से ये भी पूछा था कि क्या दूसरों को ये पता चलने पर कि उसने कोसिमो को मारने के लिए ये दस्ताने पहने हैं, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तियान शुन ने लिन शेन से कहा कि वह इस मुद्दे की चिंता किए बिना साहसपूर्वक उनका उपयोग करें। लिन शेन खुद काफ़ी आश्वस्त थे, उनके पास अपने फायदे थे, और तियान जुन द्वारा दी गई इतनी सारी जानकारी के साथ यह एक कार्ड गेम खेलने जैसा था जहां जमींदार कोसिमो को उसके खिलाफ खुले तौर पर खेलना था। सारी तैयारियों के बावजूद भले ही लिन शेन के पत्ते थोड़े कमजोर थे, फिर भी उसके पास एक मौका था। एकमात्र निराशा ये थी कि पिछले 2 या 3 दिनों में बली हिलो ने बहुत अधिक भेंटें एकत्रित नहीं की थीं, और इसके भीतर संग्रहीत विशेषता केवल 140 अंक से कुछ अधिक तक ही पहुंची थी, अभी तक 150 तक नहीं पहुंची थी। संख्याओं पर विचार करते हुए लिन शेन ने अनुमान लगाया कि उसकी अपनी विशेषता, सफिंग फिस्ट से मिली ताकत, जिद्दी लोन विल गॉर्टलेट्स और तियान जुन द्वारा प्रदान की गई औषधि के साथ उसकी संभावनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थीं। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता था कि वह अपने कार्ड कैसे खेलता है। अच्छा खेलने पर वह जीत सकता था, खराब खेलने पर हारने की संभावना भी काफ़ी थी। जब लिन शेन रेजरफैंग द्वीप पर रेजरफैंग जानवरों को मार रहा था, तब पायनियर कोर विशालकाय भगवान पर्वत की खोज कर रहा था। विशाल देव पर्वत अत्यधिक विशाल था, जिसकी तुलना में मानव मात्र ग्रह पर स्थित प्रसिद्ध पर्वत मात्र मिट्टी के टीले जैसे प्रतीत होते थे। इस पर्वत का आकार सचमुच अनोखा है। इसकी चोटी कमल के फूल जैसी है, चोटी पर चोटी ऊंची और ऊंची होती जा रही है, फिर भी मुख्य शिखर आसपास के शिखरों की तुलना में कुछ नीचा है। पिछले कुछ दिनों से पायनियर कोर परिधि का अन्वेषण कर रहा है, कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। वे अभी तक मुख्य शिखर के क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये जगह इतनी अजीब क्यों है? यहाँ का मौसम एक पल ठंडा होता है और दूसरे ही पल गर्म। यह मुझे लगभग मार रहा है, सुअर के सिर वाले म्यूटेटर ने शिकायत की और आगे की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। मैंने सुना है कि इस पर्वत पर निर्वाण स्तर के जीव हैं, यही कारण है कि यहाँ का पर्यावरण इतना प्रभावित है, भेड़िए के चेहरे वाले एक अन्य म्यूटेटर ने टिप्पणी की। निर्वाण प्राणी? सुअर सिर वाला म्यूटेटर चौंक गया। तो क्या हम अपनी मौत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। निर्वाण प्राणी आमतौर पर हम जैसे छोटे लोगों से परेशान नहीं होते, जब तक हम उनसे नहीं उलझते। निर्वाण प्राणी हमें मारने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं निकलेंगे, भेड़िया चेहरे वाले म्यूटेटर ने फुसफुसाया। निर्वाण प्राणियों वाले स्थानों में निचले स्तर के उत्परिवर्ती प्राणियों का सामना करने की अधिक संभावना होती है। मैंने सुना है कि कुछ अन्य टीमें पहले ही कुछ म्यूटेंट का शिकार कर चुकी हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे और कुछ म्यूटेंट जीवों को मार दिया, तो हमें पायनियर कोर से बाहर स्थानांतरण का अनुरोध करने के लिए पर्याप्त अंक मिल सकते हैं। आशा करते हैं कि हम इतने भाग्यशाली हों। अनेक उत्परिवर्ती प्राणियों से मुठभेड़ की संभावना पर सुअर सिर वाले म्यूटेटर की आंखें चमक उठीं। जब लिन शेन रेजरफैंग जानवरों का शिकार कर रहा था, उसने देखा कि आज भेंट में तेजी से वृद्धि हुई थी। थोड़ी ही देर में बली हिलो ने 2 और विशेषता अंक प्राप्त कर लिए थे। अचानक एक उड़ता हुआ यान आकाश में दिखाई दिया, जो सीधे लिन शेन की ओर बढ़ रहा था और पास में ही उतरा। वे इतनी जल्दी आ गए, ऐसा लगता है कि कोसिमो वास्तव में मुझे मारने के लिए उत्सुक है। लिन शेन ने सोचा कि कोसिमो इतनी जल्दी नहीं आया होगा। वास्तव में कोसिमो लिन शेन के रेजरफैंग द्वीप पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही वहां आ गया था। लिन शेन ने तुरंत अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्ति का उपयोग किया और अपने पूरे शरीर को एक सुरक्षात्मक कवच में ढक लिया। कोसिमो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो कुछ भी पहले से तैयार किया जा सकता था, उसे पहले से तैयार रखना ही था। उड़ते हुए यान का दरवाजा खुला और जो व्यक्ति बाहर निकला वह वास्तव में कोसिमो था, बिना किसी आश्चर्य या अप्रत्याशित मोड़ के। लिन शेन, हम फिर मिलेंगे। कोसिमो ने एक मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, जिससे कुछ असहज माहौल बन गया। यदि संभव हो तो मैं आपसे मिलना नहीं चाहूंगा, लिन शेन ने आह भरी। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है, कोसिमो ने ठंडे स्वर में कहा। पिछले कुछ दिनों में तियानशुन ने तुम्हारे साथ क्या किया? कोसिमो ने लिन शेन को सीधे तौर पर नहीं मारा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि लिन शेन तियानशुन के महल में क्या कर रहा था, ये पता लगाने के लिए कि क्या तियानशुन ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया था और क्या उसने उसके साथ धोखा किया था। अपने दिल में कोसिमो पहले से ही तियानशुन को अपना मानता था, हालांकि वास्तविकता में उसने उसे कभी अवसर नहीं दिया था। मैं और क्या कर सकता था? हमेशा एक ही बात होती है। स्टार लॉर्ड काफी चिपचिपा है। मेरी पीठ और कमर में अभी भी दर्द हो रहा है। लिन शेन ने अपनी पीठ के निचले हिस्से को रगड़ते हुए एक आत्मसंतुष्ट नज़र और कोसिमो की तरफ एक तिरछी नज़र से देखा। कोसिमो, हम एक ही जगह से हैं। भविष्य में मुझे कुछ सम्मान देना। हमारे गृहनगर के बंधन को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार लॉर्ड के सामने तुम्हारे लिए एक अच्छी बात कह सकता हूँ।
लिन शेन ने जानबूझकर कोसिमो को ताना मारा, उम्मीद करते हुए कि वह अपनी तर्कसंगतता खो देगा और सीधे दिव्य अवतरण का सहारा लेगा। कोसिमो वास्तव में लिन शेन से क्रोधित था, उसकी आंखों में ठंडे क्रोध की चमक थी। लिन शेन के लिए ये दुख की बात थी कि उत्तेजित कोसिमो ने अपना विवेक नहीं खोया। लिन शेन को मारने का उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। एक साथी शहरवासी, तुम कहते हो मैं तुम्हें अभी तुम्हारे गृहनगर वापस भेज दूंगा। कोसिमो ने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ से सुनहरे कणों की एक भीड़ छिड़की, जो एक सुनहरे राजदंड में एकत्रित हो गई, जो एक उज्ज्वल प्रकाश लहर के साथ चमक उठी, जिससे लिन शेन को तुरंत महसूस हुआ जैसे कि उसका शरीर भारी हो गया हो। लिन शेन ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया है, और उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो पाया कि उसके गुण तेजी से गिर रहे थे। उनकी शक्ति विशेषता के अलावा उनकी अन्य सभी विशेषताएं 21 अंक तक गिर गईं, केवल शक्ति विशेषता ही 39 अंक पर रह गई। लानत है, कोसिमो की ईश्वर प्रदत्त शाही प्राधिकरण क्षमता कुछ हद तक विकृत है, जो बहुत कम हो गई है। लिन शेन ने कोसिमो को बहुत सावधान देखा, जो शुरू से ही ईश्वर प्रदत्त शाही प्राधिकरण के साथ जीवन आधार का उपयोग कर रहा था और जानता था कि एक कठिन लड़ाई अपरिहार्य थी और यह असंभव था कि वह एक गुप्त हमले में सफल हो जाए। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने अमृत की एक शीशी निकाली और उसे निगल लिया। तुरंत ही उसके शरीर में ऊर्जा का एक उछाल महसूस हुआ, जिसने तुरंत उसके सभी गुणों को बढ़ा दिया। तियान शुन द्वारा प्रदान किया गया अमृत असाधारण था। एक बोतल ने उसके गुणों को पुनर्जीवित कर दिया था और कुछ अंक भी जोड़ दिए थे। ताकत 60 अंक को पार कर 62 अंक तक पहुंच गई थी और अन्य विशेषताएं भी लगभग 42 या 43 अंक तक चढ़ गई थीं। ये केवल अफसोस की बात थी कि ऐसे अमृतों का मजबूत प्रभाव समय तक सीमित था और उनके दुष्प्रभाव भी थे। लिन शेन मुड़ा और भाग गया और उसी समय दुष्ट ड्रैगन को भी बुलाया। अब भागने की सोच रहा हूं, बहुत देर हो चुकी है। कोसिमो एक प्रेत की तरह आगे बढ़ा, उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और वह एक पल में लिन शेन के पीछे दिखाई दिया, अपने राजदंड को सीधे लिन शेन के सिर की ओर घुमाया। लिन शेन ने पहले ही सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय कर लिया था और सफिंग फिस्ट की मूवमेंट तकनीक का उपयोग किया था, जिससे उसकी गति बहुत बढ़ गई थी और एक अनोखी कदम लय के साथ उसने कोसिमो के हमले को चकमा दे दिया। लेकिन गति में बहुत ज्यादा अंतर था और लिन शेन कोसिमो से पूरी तरह से दूर नहीं जा सका। कोसिमो एक भूत की तरह लिन शेन का पीछा कर रहा था, राजदंड अभी भी उसका पीछा कर रहा था, जो उसकी खोपड़ी को कुचलने वाला था। लिन शेन को पता था कि कोसिमो से दूर जाना असंभव था। सफिंग फिस्ट मूवमेंट तकनीक के बढ़ने के बाद भी उसकी गति 100 से दूर थी, जबकि कोसिमो की गति 150 के करीब थी। अंतर बहुत बड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिन शेन ने पलटकर कोसिमो के राजदंड पर सीधा मुक्का मारा। कोसिमो की नज़र में लिन शेन की हरकत निस्संदेह आत्मघाती थी। एक मामूली म्यूटेटर ने उसका सामना करने की हिम्मत की, यह मौत की इच्छा के अलावा और क्या हो सकता है। धमाका! लिन शेन का मुक्का राजदंड पर लगा, उसका शरीर बार बार पीछे की ओर हिला, लेकिन कोसिमो के वार को अंततः उसने रोक दिया। कोसिमो को स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन उसके हमले को रोक देगा, भले ही यह बिना किसी कौशल के इस्तेमाल किया गया हमला था। लेकिन उसके पास 100 से ज्यादा ताकत थी और लिन शेन, एक म्यूटेटर, ईश्वर प्रदत्त शाही अधिकार से कमजोर हो गया था। वह संभवतः उस प्रहार को कैसे झेल सकता था। कोसिमो की नज़र लिन शेन के हाथों पर पहने दस्ताने पर गई। उसके हिसाब से निस्संदेह दस्ताने ही इस उपलब्धि का कारण थे। एक म्यूटेटर का कौशल, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, अधिक से अधिक उस विशेषता को दोगुना कर सकता है, जो पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय जन्मजात कौशल है, लेकिन इसका ये प्रभाव संभवतः नहीं हो सकता है। यदि यह जन्मजात कौशल का प्रभाव नहीं था, तो एकमात्र संभावना ये दस्ताने ही थे। एक ऐसा हथियार जो म्यूटेटर को उसके प्रहार का सामना करने में सक्षम बनाता था, ने कोसिमो की रुचि को बढ़ाया, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। एक बार जब वह लिन शेन को मार देगा, तो गॉर्टलेट उसके हो जाएंगे। कोसिमो के प्रहार को झेल पाने में सक्षम होना वास्तव में स्टबबॉर्न लोनविल की योग्यता थी। क्योंकि कोसिमो बहुत तेज था, लिन शेन के पास केवल एक मुक्का मारने का समय था और वह सफिंग प्रभाव को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सका। सौभाग्य से स्टबबॉर्न लोनविल गॉर्टलेट्स वास्तव में शक्तिशाली थे, जो कोसिमो के प्रहार का सामना कर सके। हालांकि कोसिमो की ताकत बहुत ज्यादा थी। सफिंग फिस्ट और स्टबबॉर्न लोनविल की वृद्धि के बावजूद लिन शेन को लगा कि उसकी मुट्ठी और हाथ टूटने वाले हैं। लिन शेन को अचानक जीमेन तलवारबाज से ईर्ष्या हुई। यदि उसके पास उसकी शक्ति विसर्जन कौशल होता तो यह इतना कठिन नहीं होता। शुक्र है कि लिन शेन के पास सुपर बेस रिकास्ट कौशल था, जिसका मतलब था कि इस तरह की क्षति उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। हवा में छलांग लगाते हुए लिन शेन को पता था कि वह कोसिमो से सीधे तौर पर लड़ना जारी नहीं रख सकता, या वह कभी भी कोसिमो को आकाशीय अवतरण से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके बजाय उसे स्वयं अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
कोसिमो ने सोचा कि लिन शेन दुष्ट ड्रैगन की मदद से भागने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत एक खंजर निकाला और उसे फेंक दिया। उसका लक्ष्य लिन शेन नहीं बल्कि दुष्ट ड्रैगन था। दुष्ट ड्रैगन को मारने से लिन शेन की उड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जिससे उसके लिए रेजरफैंग द्वीप से बचकर भागना लगभग असंभव हो जाएगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन ने दुष्ट ड्रैगन को उस पर हमला करने का निर्देश नहीं दिया। इसके बजाय दुष्ट ड्रैगन सीधे आसमान में उड़ गया, कोसिमो को पूरी तरह से चौंका दिया और उसके फेंके गए खंजर से ड्रैगन का महत्वपूर्ण बिंदु चूक गया। ये केवल दुष्ट ड्रैगन के शरीर के एक तरफ से छेदा गया और ऊपर की ओर उड़ता रहा। दुष्ट ड्रैगन लगातार ऊपर की ओर भागता रहा। अपनी मजबूत रिकवरी क्षमता के कारण यह प्रहार घातक नहीं था, क्योंकि यह किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा। हवा में ही दुष्ट ड्रैगन ने खंजर पकड़ लिया। चूंकि स्पिरिट बेस उड़ नहीं सकता था, इसलिए कोसिमो की फेंक से संचालित खंजर अपनी शक्ति खोने के बाद नियंत्रण योग्य नहीं था। लिन शेन को आकाश में छलांग लगाते देख कोसिमो भी अधिक गति और ऊंचाई के साथ उछला। उसकी नज़र में लिन शेन का हवा में उछलना आत्महत्या थी। विशेषज्ञ को शिष्यों का शत्रु मिल गया है, ये रोजमर्रा की बात है। ये जाने माने सेलिब्रिटीज साल 2021 में एक दूजे के बने और पढ़े। एक पल में वह लिन शेन के पास पहुंच गया, लेकिन कोसिमो के आश्चर्य के लिए लिन शेन ने एक बार फिर हवा में दिशा बदल दी, दूसरी तरफ छलांग लगा दी और कोसिमो के हमले को अपने लक्ष्य से चूकने दिया। अब उड़ने की क्षमता के बिना वह लिन शेन का पीछा नहीं कर सकता था। वह अपनी बाहों से उस तक नहीं पहुंच सकता था और केवल असहाय होकर देख सकता था कि लिन शेन और दूर चला गया। लिन शेन ने तुरंत ही हवा में 3 मौके से जवाबी हमला किया। सफिंग फिस्ट की लगातार परतें आपस में जुड़ गईं और हवा में उड़ रहे कोसिमो की ओर बढ़ गईं। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि कोसिमो उसे पकड़ लेगा। एक पल के लिए उसने एक ही वार में जीत या हार का निर्धारण करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए बलिदान प्रभामंडल को मुक्त करने पर विचार किया, संभवतः कोसिमो को आश्चर्यचकित करके, शायद इससे पहले कि वह सेलेस्टियल डिसेंट या क्राउन ऑफ द किंग का उपयोग करने का मौका पाता। लेकिन लिन शेन ने इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बलि प्रभामंडल के लिए बलि की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी। बलिदान जोड़ 1, बलिदान जोड़ 1, बलिदान जोड़ 1 संकेत लगातार उसके दिमाग में कौंधते रहे, एक दूसरे के ऊपर ढेर होते गए, जिससे ये जानना असंभव हो गया कि कितने प्रसाद जोड़े गए थे, क्योंकि गुण भी बेतहाशा बढ़ गए थे। यह मेरा मौका है, लिन शेन ने उत्साह से सोचा और जीवन और मृत्यु को निपटाने का विचार तुरंत त्याग दिया। उन्होंने सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक का उपयोग करने का निर्णय लिया तथा हवा में उड़ रहे कोसिमो पर बमबारी की। कोसिमो मुट्ठी की शक्ति को नहीं देख सकता था, लेकिन वह हवा में मुक्का मारने से उत्पन्न उतार चढ़ाव और ध्वनि को महसूस और सुन सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के कोसिमो अपना राजदंड हाथ में लेकर आगे बढ़ा। धमाका! ट्रिपल स्ट्राइक के बल से कोसिमो हिल गया और पीछे की ओर उड़ गया। उसका राजदंड लगभग उसकी पकड़ से फिसल गया। एक म्यूटेटर में इतनी अविश्वसनीय ताकत कैसे हो सकती है? कोसिमो हैरान और क्रोधित था, लेकिन दुर्भाग्य से उड़ने की क्षमता के बिना मध्य हवा में निलंबित होने के कारण उसके लिए खुद को स्थिर करना असंभव था। लिन शेन ने अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के तलवे से छुआ और एक बार फिर हवा में उछले और सफिंग ट्रिपल पंचों की एक और श्रृंखला फेंकी। सुपर बेस पैटर्न के संवर्धन के साथ वो अधिक से अधिक सफिंग क्वाड्रा पंच कर सकता था, लेकिन इसमें उसकी बहुत अधिक ताकत खर्च हो जाती। इस प्रकार लिन शेन ने क्वाड्रा पंच का उपयोग नहीं किया, केवल ट्रिपल फिस्ट का उपयोग किया, जिससे वह लगातार ट्रिपल फिस्ट फेंकने में सक्षम हो गया। कोसिमो हवा में हिलने में असमर्थ था, इसलिए उसके पास सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक्स का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन शेन के कुशल पोजिशनल खेल ने उसे लगातार उड़ाए रखा, जिससे वह जमीन पर नहीं उतर पाया। के 8